नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम आपको लगातार तैयारी करा रहे हैं आरएस प्रीलिम्स और आरएस मेंस की। और अभी जो सीरीज चल रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026। ऐसा डॉक्यूमेंट, राजस्थान सरकार की तरफ से पब्लिश्ड ऐसा डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट से लगातार हर आरएस प्रीलिम्स या मेंस में हम देखें तो एक बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वहां से देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो 15 to 20 क्वेश्चंस जो है वो सीधे सीधे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से निकल कर आते हैं। और इसी महत्व को देखते हुए लगातार ये लेक्चर्स जो है मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आज लेक्चर नंबर 9 हम शुरू करेंगे, जो कि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का थर्ड चैप्टर एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी पर बेस्ड है। फर्स्ट चैप्टर जो था वो ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम्स जो है वो मैंने आपको कंप्लीट कराया। सेकंड चैप्टर जो था हेल्थ एंड वेलबींग जो है वो कंप्लीट हुआ और आज से हम थर्ड चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 8 लेक्चर्स जो है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, ताकि कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रहे। देन वो सारे लेक्चर्स जितने भी हैं वो राजस्थान अखाड़ा के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप रिवीजन के लिए इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इन्फोग्राफिक की मदद से भी मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप लंबे समय तक इस नॉलेज को रिटेन कर सके, बोरिंग ना हो, सब कुछ थोड़ा इंटरेक्टिव भी हो, थोड़ा अट्रैक्टिव हो, थोड़ा आपको समझ में आए, चीजें बैठें, चीजें सेटल डाउन हो आपके दिमाग में एक लंबे समय तक के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको एआई के माध्यम से कन्वर्ट किया है। डन। इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इस पूरे लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पैराग्राफ में से जितने भी एमसीक्यू बन पा रहे हैं वो एमसीक्यू आपको लेक्चर के बिटवीन ही बता दूं। फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ को पहले समझाया, इन्फोग्राफिक की मदद से समझाया, और फिर उस पैराग्राफ से आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको समझा दूं। डन। पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, लाइन टू लाइन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, ताकि प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में किस तरह से 5 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिनको आपको आंसर 50 वर्ड्स एंड 150 वर्ड्स में लिखना है। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9, एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी। डन। सबसे पहले बात करें हम तो एजुकेशन जो है वो एक सेंट्रल पिलर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, लोगों के विकास की जब हम बात करते हैं, मानव संसाधन विकास की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज अगर कोई बात आती है तो वो एजुकेशन आती है। और सेकंड नंबर पर अगर कोई बात आती है तो वो हेल्थ आती है, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और मैं आपको समझा चुका हूं कि हेल्थ एंड वेलबींग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों भारत सरकार और राजस्थान सरकार इतने सारे इनिशिएटिव चला रही है ताकि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रह सके। उसका टारगेट सिर्फ ये है ताकि जितने ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे उतने ज्यादा प्रोडक्टिव डेज जो है वो आप देश को, राज्य को दे पाओगे और उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। देन एजुकेशन हैज बीन अ सेंट्रल पिलर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन राजस्थान। और अगर राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान का जो ग्रामीण एरिया है और जो ट्राइबल एरिया है, उदयपुर खेरवाड़ा की साइड वाला एरिया या ग्रामीण एरिया, जितने भी गांव के देहात के जो जगह है वहां पर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिटीज में क्या होता है कि ऑलरेडी लोग एजुकेटेड हैं, ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप्ड है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स है जैसे ग्रामीण और ट्राइबल पॉपुलेशन, वहां पर एजुकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। एजुकेशन एक और चीज के काम में आती है कि जो रीजनल और सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है। रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब कि एक रीजन में एजुकेशन ज्यादा है, एक रीजन में एजुकेशन कम है, एक रीजन में लोगों को राइट्स अपने बहुत अच्छे से पता है, एक रीजन में नहीं पता, तो रीजनल डिस्पैरिटी हो गई। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब सोसाइटल क्लास जो है वो अलग अलग है, इकोनॉमिक क्लास जो है वो अलग अलग है, तो उनको रिड्यूस करने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन एक व्यक्ति है जो अनएम्प्लॉयड है और एक व्यक्ति है जिसके पास एम्प्लॉयमेंट है, तो सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसी है जो इसको इस क्लास से निकालकर इस वर्किंग क्लास में या बिजनेस क्लास में या किसी अच्छी क्लास में तक पहुंचा देगा। तो ये जो डिस्पैरिटीज है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात हुई, चाहे रीजनल डिस्पैरिटी की बात हुई, इन सबको रिड्यूस करने के लिए जो की इंस्ट्रूमेंट काम में आता है वो क्या है? एजुकेशन। ये बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में भूमिका बनाई जा रही है कि एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है और इसी इंपॉर्टेंस के चलते भारत सरकार, राज्य सरकार लगातार बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे फ्लैगशिप स्कीम्स और बहुत सारी पॉलिसीज के साथ आप तक जो है वो एजुकेशन पहुंचा पा रही है। और वो इनिशिएटिव्स के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। द स्टेट हैज अंडरटेकन सस्टेन्ड एफर्ट टू एक्सपेंड एक्सेस। पहली चीज तो क्या है? एक्सेस, कि जो बच्चे हैं
वो अपने घर से निकलकर स्कूल जा सकें, एक्सेस हो सके एजुकेशन। देन फिर जब वो स्कूल में आ गए तो स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो क्वालिटी वाली पढ़ाई हो सके, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। और तीसरी चीज, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। अब जब बच्चे यहाँ पर आ गए हैं तो इस क्लासरूम की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, नंबर ऑफ बच्चे यहाँ पर ज्यादा हो सके, नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पर ज्यादा हो सके, नंबर ऑफ ब्लैक बोर्ड्स या स्मार्ट बोर्ड्स या कंप्यूटर लैब्स वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पर ज्यादा हो सके। तो राजस्थान सरकार जो है वो सस्टेन्ड एफर्ट कर रहा है तीन चीजों के लिए। पहला तो एक्सेस ऑफ द एजुकेशन की एनरोलमेंट ज्यादा हो बच्चों का। दूसरा, इंप्रूव क्वालिटी। क्वालिटी कैसे पता चलेगी? टीचर ट्रेनिंग वगैरह से। एनरोलमेंट रेट से तो एक्सेस पता चल गया, टीचर ट्रेनिंग से क्या होगा? इंप्रूव क्वालिटी इंप्रूव होगी। देन रिजल्ट से क्वालिटी इंप्रूव होगी। और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से होगी अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ लर्निंग। ऑल लेवल्स ऑफ लर्निंग मतलब प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एजुकेशन। डन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है, और किस तरह से की जा रही है वो एक एक पॉइंट मैं आपको आगे समझाऊंगा। Substantial progress has been achieved through the implementation of flagship initiatives. कुछ फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिनके द्वारा सब्सटेंशियल प्रोग्रेस जो है वो हमें मिली है, जैसे समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समग्र से ही पता चल रहा है कि सारी चीजें इसी में इंक्लूडेड हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। ठीक है, विच इंटीग्रेट्स स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल्स एंड शाला दर्पण। कि जो स्कूल एजुकेशन है उसको इंटीग्रेट कर दिया प्री प्राइमरी लेवल से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक, और शाला दर्पण से कर दिया। शाला दर्पण क्या है डिटेल में बात करेंगे, आगे शाला दर्पण के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आप शाला दर्पण इतना सा समझ लीजिए कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक ऐप है, जिसके तहत डिजिटली जो है वो स्कूल जो है आपस में लिंक हो गए, बच्चे स्कूल से लिंक हो गए, टीचर से लिंक हो गए। अ डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म डिजाइंड टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी लेवल तक को इंटीग्रेट कर दिया, शाला दर्पण से इंटीग्रेट कर दिया। ये शाला दर्पण क्या है? एक डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है डिजाइन टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी। टीचर्स की अटेंडेंस कहां पर होगी? शाला दर्पण पर। बच्चों की अटेंडेंस कहां होगी? शाला दर्पण पर। होमवर्क कहां दिया जाएगा? शाला दर्पण पर। तो इससे क्या हुआ? ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो गई और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। डन, क्लियर यहां तक? ये जो अभी तक मैंने आपको समझाया उसका एक एनिमेटेड माध्यम से, एक इंफोग्राफिक माध्यम से यहाँ पर राजस्थान में एजुकेशन जो है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है। ब्रिजिंग गैप्स, जो गैप की बात मैंने आपको यहाँ बताई, ये एक अलग क्लास का व्यक्ति है, ये एक अलग क्लास का व्यक्ति है। क्लास मतलब सोसाइटी में जो क्लासेस होती हैं, जो आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। ये यहाँ से यहाँ कैसे आएगा? ये ब्रिज कैसे होगी? थ्रू एजुकेशन। फ्यूचर बिल्ड होंगे, रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज कैसे होगी? एजुकेशन ट्रांसफॉर्मिंग राजस्थान। डन। स्कूल में क्या हो रहा है? रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन हो गई, प्री प्राइमरी एजुकेशन हो गई, सेकेंडरी हो गई, क्वालिटी लर्निंग यहाँ पर करवाई जा रही है। एजुकेशनल प्रोग्रेस की बात करें तो एजुकेशनल प्रोग्रेस तीन तरीके से हमने देखने की कोशिश की। पहला, इंक्रीज एनरोलमेंट, कि बच्चों के एडमिशन की संख्या बढ़ा दो, तो एजुकेशनल प्रोग्रेस हो गई पहली चीज। दूसरा, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दो। तीसरा, बेटर लर्निंग आउटकम्स। आउटकम्स मतलब कि आप 10th का रिजल्ट देखो, आप 12th का रिजल्ट देखो। ठीक है, शाला दर्पण की बात की जाए तो शाला दर्पण एक डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, ई गवर्नेंस को सहायता कर रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है पूरे एजुकेशन सिस्टम की, राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल्स की, और डेटा ट्रांसपेरेंसी हो रही है। ठीक है, और इन सारी चीजों के चक्कर में क्या हो रहा है? एक्सपेंडिंग एक्सेस एंड एनहेंसिंग क्वालिटी एजुकेशन। एक्सेस जो है वो एक्सपेंड हो रहा है कि बच्चे अपने घरों से निकलकर स्कूल तक जा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत ज्यादा हो गए। हर गांव में एक दो स्कूल हो गए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो गए। इसके अलावा जो एजुकेशन वहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है, ये जो आप देख रहे हैं फोटो, इस फोटो में आप देख रहे हैं कि स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, गर्ल्स एजुकेशन मिल रही है, ट्राइबल स्टूडेंट्स को लर्निंग मिल रही है। डन। तो पहली चीज तो ये कि बच्चों को घरों से निकालकर एक्सेस प्रोवाइड कराओ एजुकेशन का, और दूसरी चीज ये, बच्चे स्कूल में पहुंच गए, अब वहां पे जो एजुकेशन मिल रही है उसकी क्वालिटी को एनहेंस करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाए, और वो तमाम काम किए जाए जिससे एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो सके। क्वांटिटी तो हम कैसे पता कर लेंगे? एनरोलमेंट रेट से पता कर लेंगे। क्वालिटी कैसे पता होगी? इन सब चीजों के माध्यम से। डन, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। ये जितने भी इनिशिएटिव्स मैंने यहाँ पर बताए अभी तक, जो भी हमने बात की, समग्र शिक्षा अभियान की, शाला दर्पण, वो सारी चीज़ों ने मिलकर क्या किया, कंट्रीब्यूशन उनका क्या रहा? पहली चीज़,
हायर स्कूल एनरोलमेंट, जो हम बात करते हैं एक्सेस की, एक्सेस टू एजुकेशन, डन। यहाँ पर बात हो रही है, ये देखिए ट्राइबल स्कूल लर्निंग, यहाँ बात हुई थी इंक्रीज्ड एनरोलमेंट की, डन। तो ये चीज़ यहाँ हमें दिखती है कि टोटल एक एकेडमिक ईयर में जो नंबर ऑफ एडमिशन्स हुए वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या प्रूव करते हैं कि हायर स्कूल एनरोलमेंट हुआ, और ये सारी चीज़ों का जो रीजन था वो ये था, जो सारी फ्लैगशिप स्कीम चलाई जा रही हैं, जितनी पॉलिसीज स्कीम चलाई जा रही हैं, उनकी वजह से हायर स्कूल एनरोलमेंट हुआ, पहली चीज़। दूसरी, इम्प्रूव्ड अटेंडेंस। पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप बच्चों को उनके घर से स्कूल में एडमिशन करा दिया, जिससे कि हायर स्कूल एनरोलमेंट हुआ, डन। सेकेंड चीज़ क्या हुई कि वो रेगुलरली स्कूल आ रहे हैं, उनका अटेंडेंस इंप्रूव हुई। तीसरा, इंप्रूव्ड अटेंडेंस का एक और कारण क्या हो जाता है कि जैसे मिड डे मील योजना है, ठीक है, पोषाहार योजना है, और बाकी जितनी भी इस तरह की योजनाएं हैं, ये सारी मिलकर अटेंडेंस को इम्प्रूव करने का काम करती है। साथ में न्यूट्रिशन, बाकी सारी चीज़ें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तो है ही, मेन चीज़ अटेंडेंस इंप्रूव होती है, न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है, और इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स। एजुकेशनल आउटकम्स मतलब 10th में क्या, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, 12th का रिजल्ट रिकॉर्ड, वो सारी चीज़ें जो है वो इफेक्टिव मॉनिटरिंग यहाँ पर मिलती है। शाला दर्पण से ही वो सारी चीज़ों का पता चल जाता है। अगर टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाए, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को इंक्लूड किया जाए, तो राजस्थान जो है वो एजुकेशनल सर्विसेज को, जो बच्चों तक जो एजुकेशनल सर्विसेज पहुंचाई जा रही है, उनको रिमोट, रूरल और अंडर सर्व्ड रीजन तक पहुंचा पा रहा है विद ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी विद इन द सिस्टम। ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर बात की जाए राजस्थान के एजुकेशन के बहुत सारे वर्टिकल्स की, कितने टाइप की एजुकेशन हो सकती है, तो जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, जब हम बात करते हैं कि बजट जो है वो एजुकेशन में 4% जाएगा, 3% जाएगा, तो उसमें से भी कुछ सब सेक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं कि जैसे अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास इतना बजट आया तो एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन तक जाएगा, लिटरेसी एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन उसका एक पार्ट है, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें मिलकर यहाँ पर क्या काम करती हैं, मिलकर बनाती है एजुकेशन। तो ये एजुकेशन के सब मिशंस इनको कह सकते हैं, वर्टिकल्स इनको कह सकते हैं, पार्ट्स जो है वो इनको कह सकते हैं कि कितने टाइप ऑफ एजुकेशन जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है। तो वो स्कूल एजुकेशन, लिटरेसी एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन का एक अलग फील्ड है, मेडिकल एजुकेशन जो है बीबीएस, संस्कृत एजुकेशन, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है। एक चीज़ इसके साथ और इम्पॉर्टेंट है, देखिए क्या होता है कि अभी तक जो भी बात की जा रही थी वो एजुकेशन तक की जा रही थी, लेकिन एजुकेशन तो डायरेक्टली यूज आती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में यहां पर बात की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, है? लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्रोवाइड करता है एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट। तो वो एजुकेशन जिसके साथ स्किल डेवलपमेंट जुड़ जाता है, जिसका फाइनल आउटकम जो है वो एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल एजुकेशन हो जाती है सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ स्टेट के लिए। ठीक है, स्टेट हैज अडॉप्टेड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच दैट लिंक्स एजुकेशन विथ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। ऐसी शिक्षा यहाँ पर दी जाए जिसके साथ साथ लिंक कर दिया जाए स्किल डेवलपमेंट को, कि भाई शिक्षा भी मिल रही है, यहाँ पर 10th भी कर रहा है बच्चा, और सी डेवलपमेंट, सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग वगैरह भी सीख रहा है। ठीक है, इसके साथ एम्प्लॉयबिलिटी भी है, वो C++ सीखने के बाद वो बंदा जो है वो प्रोग्रामर बन गया। तो इस तरह से ये चीज़ें भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है। तो हम आने वाले जो लेक्चर है, जो स्लाइड्स है, उसमें ना सिर्फ एजुकेशन के तहत जो स्कीम चलाई जा रही है उनके बारे में पढ़ेंगे, बल्कि स्किल डेवलपमेंट से कैसे उनको जोड़ा जा रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी से कैसे जोड़ा जा रहा है एजुकेशन को, वो सारी बात यहाँ पर करेंगे। इसके साथ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हायर एजुकेशन की बात हो रही है, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमबीबीएस वगैरह, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सपेंशन किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ताकि एस्टेब्लिशमेंट किया जाए नए यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है, कॉलेजेस का, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आईटीआई इंस्टीट्यूट्स होते हैं, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, ताकि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है हायर एजुकेशन का वो बढ़ सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो वहाँ से बेनिफिट उठा सके। है सिग्निफिकेंटली वाइडेंड एक्सेस द पोस्ट सेकेंडरी एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो ये एक्सेस जो है इसको ही तो बढ़ाए, जब नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ आईटीआई इंस्टीट्यूट्स वगैरह और नंबर ऑफ स्कूल जब बढ़ेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, एक्सेस की बात यहाँ पर की जाएगी। तो जब भी आप एजुकेशन से रिलेटेड आंसर फ्रेम करो
तो सबसे पहले ध्यान रखो कि आप एक्सेस की बात करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूल तक, कॉलेज तक पहुंचे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को वाइडन किया जाए और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। नंबर ऑफ, वाइडन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलेजेस, स्कूल जो है वो बढ़ाए जाए, पहली चीज़। स्ट्रेंथन का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी स्कूल्स कॉलेजेस काम कर रहे हैं उनको और ज़्यादा जो है क्वालिटेटिवली उनका इम्प्रूवमेंट किया जाए। डन। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से देखी कि हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जा रहा है, और वो किस तरह बढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ITI इंस्टीट्यूट्स, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स और वो सारी चीज़ें। ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशंस प्ले अ वाइटल रोल इन इम्पार्टिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करने में, ताकि जो बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके साथ उनको प्रैक्टिकल कंपिटेंसीज भी अलाइन हो सके, ताकि वो लेबर मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ काम आ सके, और जो एमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वहाँ आ सके। एमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर बात करें तो आज से 10 साल पहले वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी था। आज की बात की जा रही है तो आज एमर्जिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी AI है, मशीन लर्निंग है, ठीक है, और VR है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारी चीज़ें जो है इन पर भी काम होना बहुत आवश्यक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होना। डन। तो जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स की बात हुई जो हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, ITI हो, वो वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स यहाँ पर बच्चों को दे रहे हैं, ताकि बच्चों में प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसीज आए, वो सिर्फ थ्योरेटिकल ही ना रहे, किताबों से बाहर निकल कर उन स्किल्स को सीखे जो स्किल्स लेबर मार्केट की डिमांड है, और लेबर मार्केट डिमांड को पूरी करते हुए जो इमर्जिंग सेक्टर है इकोनॉमी का, उसको भी, उसमें भी काम आए। डन। तो ये सारी बात हुई। तो अब क्या बात कर रहे हैं हम, अलाइनिंग एजुकेशन विथ स्किल डेवलपमेंट। जितनी भी स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो बीटेक कर रहा है, और बीटेक करने के बाद, पास आउट होने के बाद, जब वो प्रोग्रामिंग किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में उसका प्लेसमेंट होता है, तो उसके लिए वो परसेंटेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी हुई है और किस लेवल पर सीखी हुई है, चाहे वो C प्रोग्रामिंग हो, C++, जावा वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। द स्टेट हैज़ फोकस्ड ऑन कनेक्टिंग एकेडमिक नॉलेज विथ रियल वर्ल्ड जॉब रिक्वायरमेंट्स। तो एक तो होती है एकेडमिक नॉलेज कि आपने अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, ठीक है, बीटेक में आपकी परसेंटेज 90% हो गई, लेकिन जो रियल वर्ल्ड की बात की जाएगी अगर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, प्रोग्रामिंग की और एडवांस जो है वो लैंग्वेजेस में काम हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से स्किल डेवलपमेंट किया जाए कि जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ मार्केट की डिमांड को देखते हुए आपके पास स्किल्स हो। डन। तो जब नॉलेज एजुकेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट किया जाता है तो बेसिकली होता क्या है, एजुकेशन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर कैरियर, जो जितने भी कैरियर हैं जहाँ पर उनको जाना है, जहाँ पर जॉब कर रही है, उसके लिए वो रेडी हो जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, ये सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड क्या होता है, रीइंफोर्स द स्टेट्स ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्सेज। राजस्थान स्टेट के जो भी ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स है उसमें एक इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। Then, or human resource development is widely recognized as one of the most effective investments for national and state development। और ये बात जो हेल्थ एंड वेलबींग वाला चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको बताई थी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है किसी भी देश, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए। और ये जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसका पहला पिलर, जो सेंट्रल पिलर है, वो एजुकेशन है। और एजुकेशन को भी हमें स्किल डेवलपमेंट के साथ इस तरह से अलाइन करना है ताकि हम जो करंट मार्केट डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सकें। देन विद दिस अंडरस्टैंडिंग, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई उसका आउटकम ये है कि जो राजस्थान सरकार है उसने प्रायोरिटी ये दी है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो भी हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, एजुकेशन जिसके बारे में हम चर्चा इस चैप्टर में करेंगे, हेल्थ जिसके बारे में चर्चा पिछले चैप्टर में की गई थी, और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों ही चीज़ें इंटीग्रल कंपोनेंट है डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की, और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अगर देश को डेवलप करना है तो उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करो, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है तो तीन चीज़ें उसमें डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला एजुकेशन, सेंट्रल पिलर, सेकेंड हेल्थ एंड वेलबींग, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। और एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने के लिए आपको एजुकेशन प्लस स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉयमेंट में मार्केट की जो डिमांड्स हैं
उसको फुलफिल वहां पर किया जा सके। सिर्फ एजुकेशन में थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर आप एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर सकते। देन तो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों जुड़ी हुई है, और इन दोनों के बीच में जो ब्रिज बनाने का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन को अलाइन करो स्किल डेवलपमेंट से, ताकि उसको आप एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचा सको और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के साथ और ज्यादा डेवलप कर सको। अगर सिर्फ आप एजुकेटेड हैं तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ, लेकिन आप एजुकेटेड होने के साथ साथ आपके पास बहुत सारी स्किल्स है जिसके साथ आप मार्केट रेडी हो और करंट जो एमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वहां पर आप जॉब करने लायक हो, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से हुआ। डन, यहां तक सारी चीज समझ में आई? ये डन है, पूरी चीज समझ में आ रही है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस किस तरह से। लेक्चर का जो सीधा सा मतलब है वो ये है यहाँ पर कि हम एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन, हर तरह की जितने भी वर्टिकल्स ऑफ एजुकेशन मैंने बताए उन सब के बारे में बात करेंगे। इन सारे वर्टिकल्स में चलने वाली योजनाओं के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि ये सारी योजनाएं मिलकर एजुकेशन को इम्प्रूव करती है राजस्थान स्टेट में, और इवेंचुअली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को फुलफिल करती है। ना सिर्फ एजुकेशन की बात की जाएगी, वो सारी स्कीम्स की भी बात करेंगे जो स्किल डेवलपमेंट करती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है या एम्प्लॉयमेंट तक यूथ को पहुंचाती है। डन, तो आगे शुरू करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ से बात करते हैं कि अब आगे क्या जो है वो यहां पर लिखा हुआ है। देखो, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की सरकार हो, उसका प्राइमरी गोल जो रहता है वो है ग्रोथ, और ग्रोथ भी इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उन सब की जो है वो संपूर्ण रूप से जो है ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये टारगेट है स्टेट गवर्नमेंट का। और ये बात भी सेट है, ये बात भी अप्रूव्ड है कि एजुकेशन इंप्रूव्स नेशनल एंड इंडिविजुअल वेलफेयर। चाहे वो राष्ट्रीय हित हो, चाहे वो इंडिविजुअल वेलफेयर हो, वो दोनों ही चीज़ें जो है वो एजुकेशन के माध्यम से, मल्टीपल पाथवेज के माध्यम से वो चीज़ होती है। And in every sense, education is one of the most important contributing factor for development. अब जो चीज़ प्रूव हो चुकी है कि सरकार का जो मोटिव है वो डेवलपमेंट है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ है, और उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो उस ग्रोथ को लेड करता है, जो उस डेवलपमेंट तक आपको पहुंचाता है, वो है एजुकेशन। तो नो डाउट कि सबसे प्राइमरी जो टारगेट होगा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल का या फिर ग्रोथ के लिए, वो किसी भी गवर्नमेंट का एजुकेशन है, और उसी तरीके से राजस्थान सरकार का भी वही टारगेट है। नो कंट्री कैन अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट विदाउट सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, और सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल जो है वो एजुकेशन के माध्यम से ही होगा। जितनी भी सारी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो आप देखें समग्र शिक्षा अभियान हुआ, शाला दर्पण की मैंने अभी बात की, वो सारी चीज़ें, उनका टारगेट सिर्फ यही है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाए। एजुकेशन जो है वो एनरिच करती है पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड। खुद के बारे में जानना और दुनिया के बारे में जानना, ये आपको सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से ही पता चलता है। एजुकेशन न सिर्फ लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, बल्कि वो क्रिएटिविटी भी बढ़ाती है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इम्प्रूव होती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जब इतना हित जो है राज्य का, देश का जुड़ा हुआ है सिर्फ एक सेक्टर एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी से, तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाली स्लाइड्स में आप देखेंगे किस तरह से कितनी सारी स्कीम्स जो हैं, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन की हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के बारे में हो, हर चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने किया, ताकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें ह्यूमन कैपिटल में, और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हम निरंतर बढ़ सके। The state government is making concentrated efforts for improving the social economic status of people through better development of education and providing better educational infrastructure. तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कैसे होगा? सबसे पहली चीज, जब भी एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहली चीज जो लिखेंगे वो बेटर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप करोगे। एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन जब भी होगी तब सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, नंबर ऑफ स्कूल्स जो है वो डेवलप होंगे, क्वालिटी ऑफ स्कूल्स, क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ कॉलेजेस, वो सबसे पहले बढ़ेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। देन उसके बाद में क्वालिटी एजुकेशन की बात आएगी, और वो सारी चीज़ें जो है उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा, द स्टेट इज एंडेवरिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टोटल लिटरेसी। सबसे पहले तो साक्षरता, संपूर्ण साक्षरता, कि सब 5th क्लास तक तो पास होने ही चाहिए, सबको अपना नाम लिखना और बेसिक लिटरेसी जो है वो होनी ही चाहिए। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्वालिटी
एजुकेशन थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, और इन वेरियस प्रोग्राम्स और स्कीम्स की चर्चा हम आगे इसी चैप्टर में करेंगे। डन। तो स्टेट का जो टारगेट है एजुकेशन को लेकर वो है पहला टोटल लिटरेसी का और दूसरा क्वालिटी एजुकेशन का। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर काम कर रहे हैं एम्ड एट अचीविंग टोटल लिटरेसी एंड डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन। तो टोटल लिटरेसी के लिए क्या हो रहा है, एक्सेस टू एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ाओ, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ाओ, वो सारी चीजें यहाँ पर टोटल लिटरेसी के लिए हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो रही है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, टीचर्स की क्वालिटी बढ़ाओ, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह, सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह पहुंचाओ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से की जा रही है, और इनके लिए बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो चल रहे हैं आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, और वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं थ्रू एन एरे ऑफ टारगेटेड प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। डन। और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जा रहा है, टारगेट क्या है, टोटल लिटरेसी और क्वालिटी एजुकेशन, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए फाइनल टारगेट है ग्रोथ। ग्रोथ किस लिए, ताकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, ठीक है। ग्रोथ इज द फाइनल टारगेट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। ग्रोथ कैसे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगा, एजुकेशन से। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या चीजें, दो चीजें जरूरी है, टोटल लिटरेसी और क्वालिटी एजुकेशन। और इन दोनों को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पहली चीज स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत सारे हों, क्वालिटी ऑफ स्कूल्स बढ़िया हो, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह हो, टीचर्स वहाँ पर बढ़िया हो, प्लेग्राउंड्स वगैरह, स्किल डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। डन। सेकेंड चीज़ है टीचर ट्रेनिंग। जितने भी टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, वो एक क्वालिटेटिव एजुकेशन दे पाएँ, वो अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़ा सकें, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है बच्चों को इन तक पहुँचे, इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और साथ में ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो डिजिटल लर्निंग भी वहाँ पर करवा सकें, ऑडियो विजुअल्स के जरिए, ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए, वर्चुअल रियलिटी के जरिए बच्चों को सीधी सीधी ये बात पता चले कि कैसे साइंस के नियम, कैसे विज्ञान के नियम जो है वो डेली लाइफ में काम करते हैं। इसके अलावा ये तीसरी चीज होगी डिजिटल लर्निंग। अब फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट उस चीज के लिए जिस चीज में जो लेबर मार्केट जो है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, आईटी इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री जो है वो जो डिमांड कर रही है, उसके अनुसार वहां पर स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। देन सेंटर्स हैव सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड एक्सेस टू एजुकेशन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। और ये जो चारों चीज़ें हैं वो रूरल और अर्बन एरियाज के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पहला स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा टीचर ट्रेनिंग, तीसरा डिजिटल लर्निंग, और चौथा स्किल डेवलपमेंट। अब आगे जब हम बात करेंगे तो इन्हीं चारों पे बात करेंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ बजट अलॉट हो रहा है, तो आगे भी आप देखोगे कि इन्हीं चीज़ों में स्कीम्स जो है वो चल रही है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट डेवलपमेंट ग्रोथ, डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जरूरी, और एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जा सके, टोटल लिटरेसी से और क्वालिटी एजुकेशन से। और वो कैसे बढ़ रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स के जरिए, इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। और इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रहा है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में, टीचर ट्रेनिंग में, डिजिटल लर्निंग में और स्किल डेवलपमेंट में। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। आगे हम बात करेंगे विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान 2047। जैसे कि हर चैप्टर में मैं ये एक अलग से पैराग्राफ चल रहा है। पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान 2047 में हमने बात की थी हेल्थ एंड वेलबींग की, उससे पहले ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम। अब जो विजन स्टेटमेंट जो जारी किया गया था, जिसका नाम है विकसित राजस्थान 2047, बेसिकली राजस्थान को विकसित बनाना है 2047 तक। 2047 वो वर्ष जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष कंप्लीट करेगा, तब तक राजस्थान को विकसित बनाना है। और वो कैसे होगा, उसका एक रोड मैप जो है इस डॉक्यूमेंट में दिया गया था, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 2047 तक राजस्थान विल हैव ए स्टूडेंट सेंट्रिक इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जिसके सेंटर में स्टूडेंट हो। ठीक है, वहां प्रॉफिट ना देखा जाए, वहां टीचर्स की सैलरी ना देखी जाए, वहां पर बिजनेस के तरीके से वो काम ना हो। उसका टारगेट जो हो वो एजुकेशन इम्पार्ट करना हो, नॉलेज इम्पार्ट करना हो स्टूडेंट को। तो इस पूरे इकोसिस्टम के बिल्कुल सेंटर पार्ट जो है वो स्टूडेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं शाला दर्पण जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा है राजस्थान स्कूल्स में, ताकि एक्सेस जो है वो इंश्योर हो सके, इक्विटी इंश्योर हो सके और एक्सेलेंस इंश्योर हो सके। ये हमारा टारगेट है।
देन स्टूडेंट सेंट्रिक, इंक्लूसिव, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम, जो कि सबके लिए एक्सेसिबल हो, इक्विटी हो उसमें और एक्सेलेंस हो। देन अब बहुत सारे मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, बहुत सारे वर्टिकल्स जो हैं वो थे, जैसे स्कूल एजुकेशन था, टेक्निकल एजुकेशन था। तो इन वर्टिकल्स में से दो वर्टिकल की हम बात करेंगे, पहला स्कूल एजुकेशन, दूसरा टेक्निकल एजुकेशन। ये जो दो वर्टिकल्स ऑफ एजुकेशन है, स्कूल एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये दोनों फॉस्टर करते हैं किस चीज को? क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को, इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद फंक्शनल, क्रिटिकल एंड सॉफ्ट स्किल। तो इसके बारे में बात की जाएगी यहाँ पर। हर वर्टिकल को एक डेफिनेट काम दिया गया है। जैसे अब अगर बात करूं तो सेकंड वर्टिकल जो है वो संस्कृत एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है। संस्कृत एजुकेशन विल इंटीग्रेटेड विथ मॉडर्न एजुकेशन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ संस्कृत पढ़ रहे हैं तो सिर्फ संस्कृत ही पढ़ते जा रहे हैं, आपने एक सब्जेक्ट ले लिया। इसको मॉडर्न एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है लेकिन साइंस के साथ आप संस्कृत भी पढ़ पा रहे हैं। आपने कॉमर्स लिया है लेकिन कॉमर्स के साथ भी आप संस्कृत पढ़ पा रहे हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन जो है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा संस्कृत लैंग्वेज को, ताकि हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो प्रिजर्व हो सके। बात समझ आई? ये कुछ चेंजेस हैं जो हम करने जा रहे हैं, जो हम जिनको अचीव करेंगे 2047 तक। आज 2026 चल रहा है, बामुश्किल 21 साल बाद ये रोड मैप भी चल रहा है। ठीक है, अब वाइब्रेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डीएसटी जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो चीज़ क्या करेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विल एम्फसाइज फन लर्निंग। ऐसी लर्निंग हो जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, वो फन लर्निंग हो, उसमें एक्सपेरिमेंट्स हो, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो ताकि रिसर्च एंड इनोवेशन यहाँ पर बढ़े। मेकिंग राजस्थान ए हब ऑफ नॉलेज, कटिंग एज रिसर्च एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन एट पार विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो वर्टिकल है एजुकेशन का, उसमें इस तरह की एजुकेशन को हम इंक्लूड करें फर्न लर्निंग के माध्यम से, रिसर्च एंड इनोवेशन के माध्यम से, कटिंग एज रिसर्च के माध्यम से और ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन के माध्यम से, ताकि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पहुंचा सके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। डन। आगे बात करें तो इस पूरी चीज में ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ थर्स्ट एरियाज दिए गए हैं जिन पर हमें जोर देना है, जिन चीजों को टारगेट करना है, जिन चीजों पर विशेष फोकस हम रखने वाले हैं बामुश्किल आगे आने वाले 21 साल तक, ताकि हम राजस्थान को विकसित बना सकें। तो हर चैप्टर में इस थर्स्ट एरियाज वाला ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, ये हर चैप्टर में आपको मिलेगा। ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम वाले चैप्टर में भी जो विजन स्टेटमेंट था राजस्थान का, उसमें भी ऐसा एक थर्स्ट एरिया वाला फ्लो चार्ट था जिसमें हमें बताया गया था कि विकसित राजस्थान बनाने के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। फिर मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया हेल्थ एंड वेलबींग, उसमें भी विजन स्टेटमेंट दिया हुआ था एज इट इज। उस विजन स्टेटमेंट में भी कुछ थर्स्ट एरियाज दिए गए थे, मतलब हेल्थ एंड वेलबींग वाले सेक्टर को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कौन से सब सेक्टर्स पे फोकस करना है, वो वहां था। ठीक है, कौन से एरियाज पे फोकस करना है। अब अगर मैं बात करूं एजुकेशन सेक्टर की, तो विजन स्टेटमेंट में जो थर्स्ट एरियाज बताए गए हैं, वो पहली चीज है इंक्लूसिव एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। मैं आपको फिर बता दूं कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो एक सस्टेनेबल गोल भी है। जो 17 सस्टेनेबल गोल्स बताए जाते हैं, उनमें से एक गोल जो है वो क्वालिटी एजुकेशन है। देन तो पहला थर्स्ट एरिया हो गया इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन। सेकंड जो थर्स्ट एरिया है वो है टीचर एम्पावरमेंट। जो टीचर्स वहां पर पढ़ा रहे हैं वो इतने एम्पावर्ड हो, वो इतने ज़्यादा सक्षम हो कि वो बहुत ही फन तरीके से लर्न करा सके चीज़ों को, बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स को बच्चों के सामने रख सके, ताकि एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वहां पर इम्पार्ट हो सके। थर्ड पॉइंट है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि जो पहले ब्लैक बोर्ड्स चलते थे, व्हाइट बोर्ड्स चलते थे, उनको स्मार्ट बोर्ड्स में कन्वर्ट किया जाए। केमिस्ट्री लैब्स, फिजिक्स लैब में और ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स हो, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर काम कर रहा है वो स्मार्ट तरीके से काम करें। जैसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर्स होते थे, तो अब बायोमेट्रिक सिस्टम्स वहां पर लगाए जाएं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, जिस तरह शाला दर्पण काम कर रहा है। कैरियर एंड स्किल डेवलपमेंट किया जाए। इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन किया जाए कि एकेडमिक्स में वही चीज़ें पढ़ाई जाएं जो इंडस्ट्री में काम आ रही है। इसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन हब्स बनाए जाएं। सस्टेनेबिलिटी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट यहाँ पर हो, और ग्लोबल आउटरीच बेसिकली हमें मिले, ताकि जो यहाँ पर एजुकेशन राजस्थान स्टेट में प्रोवाइड की जा रही है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर हो। तो ये 10 एरियाज ऐसे हैं
जो काम आएंगे एजुकेशन सेक्टर को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए, ताकि हम 2047 तक विकसित राजस्थान बना सकें। ठीक है, तो आगे आने वाली चीजों में हम इसी तरह की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो जितने भी ये वर्टिकल्स थे, इन वर्टिकल्स में एक एक चीज को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कूल एजुकेशन, फिर मैं आपको बताऊंगा स्कूल एजुकेशन कैसे क्या काम कर रही है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, किस तरह का परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में राजस्थान स्टेट ने किया। सबसे पहली चीज हम शुरू करेंगे स्कूल एजुकेशन से, और स्कूल एजुकेशन में भी एंश्योरिंग एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, यहां तक सारी चीजें समझ आ रही है। चीजें आपसे पूछी जा सकती है, कौन सा ऐसा एरिया है जो विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान 2047 में नहीं है। देन आपसे पूछा जा सकता है कि हर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर स्कीम का टारगेट क्या है, तो उसका आंसर होगा टोटल लिटरेसी एंड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान स्टेट में एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो आपका आंसर होगा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पहली चीज, दूसरा टीचर ट्रेनिंग, तीसरा डिजिटल लर्निंग एंड फोर्थ स्किल डेवलपमेंट। डन, तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब हम शुरू करते हैं स्कूल एजुकेशन पर पूरा फोकस रखते हैं कि स्कूल एजुकेशन के लिए राजस्थान सरकार क्या क्या चीजें चला रही है, कितने स्कूल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, मिड डे मील स्कीम हो चाहे फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सारी चीजें यहाँ पर होगी। और इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इनिशिएटिव्स यहाँ पर चल रहे हैं। बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है जो 3rd चैप्टर पर बेस्ड है, इसमें सारी चीजें जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो यहाँ पर आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं स्कूल एजुकेशन, एंश्योरिंग एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल। अगर स्कूल एजुकेशन की बात करें तो स्कूल एजुकेशन में जो ग्राउंड वर्क है किसी भी व्यक्ति का, जो फाउंडेशन है बेसिकली, वो स्कूल एजुकेशन से शुरू होता है। ग्राउंड वर्क फॉर इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो स्कूल एजुकेशन से स्टार्ट होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट स्कूल एजुकेशन से शुरू होगा, ग्राउंड वर्क जो है वो वहाँ से ले डाउन किया जाएगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्कूल एजुकेशन से शुरू होगा। और ये जो स्कूल एजुकेशन है ये इन तीनों कामों के साथ साथ ही फ्यूचर चैलेंजेस के लिए बच्चे को तैयार कर देती है। इट एनकम्पसेस बोथ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के अंदर आपको पता है प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सभी क्लासेस को मिलाकर हम स्कूल एजुकेशन कहते हैं। और उस पर्टिकुलर वो जो सेक्शंस हैं अलग अलग, चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन हो चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें फंडामेंटल लर्निंग जो है वो अर्ली ईयर्स में मिल जाती है। बेसिक चीज़ें, लैंग्वेज का ज्ञान, मैथमेटिक्स का बेसिक ज्ञान, साइंस सोशल स्टडीज़ का बेसिक ज्ञान, वो फंडामेंटल जो लर्निंग है वो हमें एलिमेंट्री क्लासेस में मिल जाती है। और बाद में सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो एडवांस सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये दोनों एक कंबाइन अप्रोच के साथ काम होता है। कि आप स्कूल एजुकेशन की बात करोगे तो स्कूल एजुकेशन से क्या हो रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, और वो फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी हो रहा है। स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत दो चीज़ें काम करती है, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। और ये दोनों चीज़ें किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाती है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में फंडामेंटल लर्निंग हो रही है अर्ली ईयर्स में, और सेकेंडरी एजुकेशन में एडवांस सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको सीखने को मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब। देन इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है वो लेटर स्टेजेस में डेवलप होती है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, नॉट ओनली इक्विप्स स्टूडेंट विथ नॉलेज, also fosters essential life skills, promoting well-rounded individuals ready to contribute to society। अब आप जब स्कूल में थे जब भी, तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ वहाँ आपको नॉलेज मिल रही है बल्कि स्पोर्ट्स वगैरह में भी आपका इंटरेस्ट डेवलप किया जा रहा है। सुबह सुबह प्रेयर हो रही है, वहाँ पर योगा भी सिखाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स भी हो रहा है, योगा भी हो रहा है, प्रेयर भी हो रही है। ठीक है, साथ में सीनियर्स को रेस्पेक्ट वाली बात, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो रेडी किए जाते हैं ताकि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके, ना सिर्फ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके, सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर सके। और इसके लिए बहुत सारी, अब इस पूरे सिस्टम को, ये जो भी मैंने आपको बताया, ये आपको यहाँ से एक भूमिका बनी आपकी कि किस तरह से स्कूल एजुकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी व्यक्ति विशेष के फाउंडेशन में, किसी भी व्यक्ति विशेष के फंडामेंटल लर्निंग और एडवांस सब्जेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के लिए। इन सब चीजों के महत्व को जानने के बाद ही आप ये देखेंगे कि राजस्थान सरकार जो है
उसके अंतर्गत अभी तक गवर्नमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स की बात की जाए तो 44,934 प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं। अगर बात की जाए सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स की राजस्थान में तो 19,950 है। बेसिकली आप ये मान लीजिए 20,000 से कम और 45,000 से कम। ठीक है, 20,000 से 50 कम और 45,000 से थोड़ा सा कम। ठीक है, अगर टोटल एनरोलमेंट की बात की जाए गवर्नमेंट स्कूल्स में तो 72.93 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। Elementary education is crucial in laying the foundation of all the initiatives in state of ensuring child's lifelong education, learning and development। आप ये देखेंगे, देखो अगर मैं आपको कहूँ सेकेंडरी एजुकेशन, तो सेकेंडरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फोकस करें सेकेंडरी एजुकेशन पे। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो सीधे सीधे लिटरेसी रेट को बढ़ावा देती है। अगर कोई बच्चा 5th पास है तो हम उसको लिटरेट कहेंगे। डन। तो दोनों ही तरह की एजुकेशन से हम नंबर्स क्वालिटेटिवली जो है और क्वांटिटेटिवली हम चेंज करते हैं। अगर सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर हायर एजुकेशन में बच्चा एक्सेल कर रहा है तो बेसिकली क्या होगा, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा। अगर एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चा एक्सेल कर रहा है और उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ रहा है तो वो क्वांटिटेटिवली एक्सेलेंस होगी कि हम लिटरेसी रेट में जो है वो अच्छा कर पा रहे हैं। डन। Lifelong education, learning and development initiatives in elementary education ensure universal access and retention, bridging the gaps in educational equity and providing opportunity for all children। तो elementary education इसलिए मैंने आपको बताया कि elementary education important है और इसीलिए राजस्थान सरकार जो है वो ना सिर्फ secondary education में ही contribute कर रही है। initiatives policies जितनी भी चल रही है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ secondary education या higher education के promotion के लिए ही चल रही है। बहुत सारे initiatives ऐसे भी हैं जो elementary education के लिए चल रहे हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गई, पोषाहार स्कीम्स और फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे क्या हो रहा है, पहली चीज यूनिवर्सल एक्सेस हो रहा है, मैक्सिमम लोग जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं एजुकेशन को। देन उसके बाद रिटेंशन हो रहा है कि एक बार एडमिशन हो गया, एनरोलमेंट तो हो गया, एनरोलमेंट के बाद वो कंटिन्यूसली स्कूल आए, इसके लिए रिटेंशन। तो रिटेंशन के लिए वो गोपाल, वो जो दूध योजना थी, वो सारी चीज़ें, पोषाहार योजना, जो मिड डे मील स्कीम है, ये रिटेंशन का काम कर रही है, जिससे कि गैप्स ब्रिज हो रहे हैं एजुकेशनल इक्विटी में। ऐसा नहीं है कि गाँव में लिटरेसी रेट कम रह जाएगी और शहरों में लिटरेसी रेट ज़्यादा हो जाएगी। इन इनिशिएटिव्स के जरिए ही यहाँ पर एजुकेशनल इक्विटी आई जा रही है और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही है चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, बहुत सारे की इनिशिएटिव्स यहाँ पर स्कूल एजुकेशन को, बेसिकली चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, एलिमेंट्री लेवल हो या सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल हो, उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक अगर आपको एक आइडिया लेना हो बेसिक, 10-12 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक 150 वर्ड्स में लिखना है कि कितने इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो आपको पता होने चाहिए। नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स जितने ज़्यादा आपको पता होंगे और जितने ज़्यादा फील्ड से आपको पता होंगे उतना अच्छा आपका आंसर वहाँ पर बनेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, परख नेशनल सर्वे, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा और मैं आपको बताता हूँ मिड डे मील स्कीम। ठीक है, इसके अलावा हो गई फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, एंड और भी काफ़ी स्कीम्स चल रही हैं, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टुवर्ड्स मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल चिल्ड्रन इन द स्टेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एलिमेंट्री एजुकेशन के विकास के लिए। अब बात करें अपन सेकेंडरी एजुकेशन की, तो सेकेंडरी एजुकेशन बिल्ड्स अपॉन द फाउंडेशन लेड बाय एलिमेंट्री एजुकेशन। इसलिए एलिमेंट्री एजुकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो तब ही सक्सेसफुल हो पाएगा बच्चा जब वो एलिमेंट्री एजुकेशन में बढ़िया होगा। एक फाउंडेशन क्रिएट किया जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन का, जिसके ऊपर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो काम करती है। और सेकेंडरी एजुकेशन नॉलेज को एक्सपेंड करने का काम करती है, पहली चीज। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट थ्रू अ डाइवर्स करिकुलम। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को जनरेट किया जाता है, नॉलेज को एक्सपेंड किया जाता है। दिस प्रोग्रेशन नॉट ओनली प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन बट प्रोवाइड देम फॉर नेसेसरी लाइफ स्किल्स, सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स नेसेसरी फॉर टुडेज वर्कफोर्स। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर डेवलप होती है। सबसे पहले कुछ इनिशिएटिव्स चलेंगे जो एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, जिससे कि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एक फाउंडेशन का काम किया जाए। उसके बाद उस फाउंडेशन के ऊपर काम करेगी सेकेंडरी एजुकेशन, जो नॉलेज को एक्सपेंड करने का काम करेगी, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज बनेगी। और इस सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही सेकेंडरी एजुकेशन ही बेसिकली प्रिपेयर करती है बच्चे को किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। दिस प्रोग्रेशन नॉट ओनली प्रिपेयर्स विद स्टूडेंट फॉर द हायर एजुकेशन बट प्रोवाइड देम विद नेसेसरी लाइफ स्किल यहाँ पर मिलती है, सोशल स्किल्स मिलती है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वर्कफोर्स के लिए। इस ट्रांजिशन को, ये जो जैसे कोई बच्चा है वो एनरोल हो गया यहाँ पे, फिर रिटेन हो गया एलिमेंट्री एजुकेशन से, वो सेकेंडरी एजुकेशन में गया। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्री प्राइमरी और प्राइमरी,
तक, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 10th तक, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद सीनियर सेकेंडरी 12th तक, एंड 10 हायर एजुकेशन। तो ये जो एक ट्रांजिशन चल रहा है, पूरा एक प्रोग्रेशन चल रहा है कि पहले प्री प्राइमरी में आया बच्चा, फिर प्राइमरी में आया, एलिमेंट्री एजुकेशन तक कंप्लीट की उसने, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, देन सीनियर सेकेंडरी एंड देन हायर एजुकेशन तक वो गया। तो इस ट्रांजिशन को स्मूथली कंप्लीट करने के लिए, टू एंश्योर दिस स्मूथ ट्रांजिशन, स्टेट कैरिड आउट वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर चलाई गई है, जैसे अपर प्राइमरी स्कूल्स का अपग्रेडेशन कर दिया गया है कि पहले कोई प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, उसका अपग्रेडेशन कर दिया गया, उसको जो है सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी बना दिया गया। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स। अब इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल की आवश्यकता क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, बिल्कुल रिस्पेक्ट है हिंदी के लिए। इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एक व्यक्ति जो हिंदी मीडियम से अपना स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है और बाद में उसको पता है कि उसे एमबीबीएस करना है या डॉक्टर बनना है, तो जब वो डिग्री लेने जाएगा तो वो देखेगा कि वहाँ पर जितने भी बुक्स हैं वो सब इंग्लिश मीडियम स्कूल बुक्स हैं, वहाँ पर हिंदी मीडियम नहीं है बुक्स। तो वो एक प्रॉब्लम आती है, वो ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या है, अगर आपको पता है आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है, हिंदी ऑप्शनल होना चाहिए, तो इसीलिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यहाँ पर शुरू किए गए। जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनको ही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कन्वर्ट किया गया। वो सारी बातें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा फ्री टेक्स्ट बुक स्कीम्स चल रही है, जो बच्चों की किताबें हैं वो फ्रीली अवेलेबल है। इसके अलावा गर्ल्स के लिए फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चल रही है, अलॉन्ग विथ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जा रहा है, टैब्स वगैरह दिए जा रहे हैं, फोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं, लैपटॉप दिए जा रहे हैं, ताकि वो टेक्निकली अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। देन in order to prepare students for employment and entrepreneurship, presently 19,950 government higher secondary schools are operating under secondary education। तो secondary education की अगर बात करते हैं तो 19,950 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो फैक्ट है ये ऑलरेडी मैं 19,950 के बारे में बता चुका। डन। आउट ऑफ दीज 1364, अब ये जो आंकड़ा है ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इतने विद्यालय हैं 1364 हायर सेकेंडरी रनिंग फॉर गर्ल्स, ये सिर्फ महिला विद्यालय हैं। अंडर द एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट 1 प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल ऑपरेटिंग इन ईच ग्राम पंचायत। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसने इंश्योर करना वो किया है कि एक ग्राम पंचायत में एक प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। इस बीइंग और वो होने के साथ साथ इस बीइंग सेलेक्टेड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स उत्कृष्ट विद्यालय योजना। अब यहाँ पर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये एक स्कीम चलाई जा रही है, एंड बीइंग डेवलप्ड एज एन उत्कृष्ट विद्यालय, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्कृष्ट विद्यालय योजना जो है वो कौन से विद्यालय के लिए है, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, या प्राइमरी अपर प्राइमरी। तो अपर प्राइमरी, तो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ये एक स्कीम चला रहा है कि एक ग्राम पंचायत के अंदर एक प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल ऐसा होगा जिसको सेलेक्ट किया जाएगा एज उत्कृष्ट विद्यालय अंडर द योजना, उत्कृष्ट विद्यालय योजना। और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या काम होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पूरी डिटेल बताएंगे। जैसे स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है, ये इनिशिएटिव्स अंडर स्कूल एजुकेशन। अभी जो मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा, वो ये वाला वर्टिकल कवर हो रहा है स्कूल एजुकेशन, है। फिर ये आगे सारी चीजें कवर होंगी इसी चैप्टर में। तो अभी अगर स्कूल एजुकेशन की बात करें तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है स्कूल एजुकेशन, उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स, बेसिक इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने प्राइमरी अपर प्राइमरी, ठीक है, कितने फिर सेकेंडरी एजुकेशन की बात हुई कि सेकेंडरी एजुकेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है और कितनी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से उत्कृष्ट विद्यालय योजना यहाँ पर चल रही है। अब आगे हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जितने भी इनिशिएटिव्स जो है राजस्थान सरकार या भारत सरकार चला रही है उनके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया मैंने, अब इनको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है वो उसकी बात होगी, फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की चर्चा हुई थी पहले, उसकी बात होगी डिटेल में। फ्री बाइसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स की एक चर्चा हुई थी, एक उल्लेख आया था यहाँ पर। फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया, सिर्फ नाम बताया गया कि ये हो रहा है काम। अब इनको डिटेल में बात किया जाएगा। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स की बात, ये याद रखिए 37 इतने क्या है, आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में कितने महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, तो 3737 महात्मा गांधी स्कूल चल रहे हैं। तो अब ये जो सेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें
डिटेल में हम बात करेंगे एक एक इनिशिएटिव जो स्कूल एजुकेशन में चल रहा है, चाहे वो ज्ञान संकल्प पोर्टल हो, भामाशाह सम्मान समारोह हो, लाडो प्रोत्साहन योजना हो, चीफ मिनिस्टर संबल योजना फॉर विडोड एंड अमेंडेड विमेन, वीर गाथा 3.0, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण स्कीम, ये सारी चीजें जो है वो अब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनिशिएटिव्स अंडर स्कूल एजुकेशन। अगर बात करें सेकेंडरी एजुकेशन की, मतलब क्लास 6 से लेकर 10th तक जो एजुकेशन जो क्लासेस हैं उनकी बात करें तो उसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स चल रही हैं, सच एज स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज एंगेज्ड इन हजार्डियस ऑक्यूपेशंस, स्कैवेंजर कैटेगरी। इसके अलावा उनको स्कॉलरशिप मिल रही है जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के हैं, चाहे वो प्री मैट्रिक हो, पोस्ट मैट्रिक हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस 10th तक, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जा रही है। इसके अलावा 2.93 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो बेनिफिट मिल चुका है इतने करोड़ का 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर तक। डन। तो स्कूल एजुकेशन में सबसे पहली चीज जो आएगी इनिशिएटिव्स वो है स्कॉलरशिप स्कीम्स। बहुत सारे लोगों की पढ़ाई जो है वो इसलिए हैम्पर होती है क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं है। आज भी ट्राइबल एरियाज की बात करें, शेड्यूल्ड एरियाज की बात करें और अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को हैं, ट्राइबल एरियाज में भी प्रॉब्लम होती है, टीएसपी एरियाज वगैरह है, तो वहाँ उस प्रॉब्लम को कि फाइनेंस कभी भी एजुकेशन रोकने का माध्यम ना बने, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती है ताकि जो स्टूडेंट है वो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन तो पूरी करे। तो पहला इनिशिएटिव्स आप जब भी लिखेंगे स्कूल एजुकेशन के लिए तो वो है स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों को, ठीक है। सेकंड इनिशिएटिव की बात की जाए तो सेकंड इनिशिएटिव सबसे इंपॉर्टेंट है टू एनहांस द एक्सेस टू एजुकेशन एंड प्रमोट कंटिन्यूटी इन लर्निंग। देखो, आपने एडमिशन करा दिया, आपने फाइनेंस वगैरह वो सारी चीजें देख ली, आपने स्कॉलरशिप दे दी, इसके साथ ही जो दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा खर्चा अगर एजुकेशन में होता है तो वो है टेक्स्ट बुक में। और उस टेक्स्ट बुक के फाइनेंस को उस बर्डन को कम करने के लिए यहाँ पर जो स्कीम चलाई जा रही है वो है द फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम वाज इनिशिएटेड इन द स्टेट, ठीक है। कंटिन्यूटी लर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए, एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए, उन सारी चीजों के लिए फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम वाज इनिशिएटेड इन द स्टेट। अंडर द स्कीम फ्री टेक्स्ट बुक्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन क्लास 1 to 8। अब ये बात याद रखना कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेकेंडरी एजुकेशन में चल रही है, लेकिन 1st से 8th तक जो क्लासेस हैं वहां पर सभी बच्चों को सारी किताबें फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। और 9th to 12th, अब ये जो गर्ल्स हैं ये सब में यहाँ तक हो गई, मतलब 1st to 8th तक में तो बॉयज हो या गर्ल्स हो उनको फ्री जो है बुक्स मिल रही हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनको 1st to 8th तक तो इस कैटेगरी में मिल रही है और 9 to 12 तक की जो कैटेगरी है उसमें गर्ल्स को मिल रही है। देन SC/ST स्टूडेंट्स एंड दो स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स डू नॉट पे इनकम टैक्स, तो उनको भी 9 to 12 मिल रहा है। तो 1st से 8 तक तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम सबके लिए और 9 से 12 तक सिर्फ गर्ल्स, SC/ST स्टूडेंट और जो लोग जिनके पिताजी जो है इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं उनको। देन तो इस तरह से यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम काम कर रही है। तो पहली चीज जो हो गई वो हो गई स्कॉलरशिप स्कीम, सेकंड फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। और अगर एकेडमिक सेशन की बात की 2025-26 की बात की जाए तो टोटल 4.05 करोड़ बुक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है 80 लाख बच्चों में, ठीक है। और इसके लिए एक बोर्ड का गठन भी किया गया है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो कि लोकेटेड है जयपुर में, टू द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन ऑल द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। बात समझ आ गई। तो पहली चीज, पहला इनिशिएटिव एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स, ठीक है। और वो किस किस को मिल रही है स्कॉलरशिप्स? गर्ल्स को मिल रही है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC/ST, स्कैवेंजर, हजार्डिस ऑक्यूपेशन में जो लिप्त हैं वो। सेकंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जो 1st से 8th क्लास तक की कैटेगरी को तो सबको मिल रही है और 9 से 12 तक गर्ल्स को, SC/ST कैंडिडेट और जो इनकम टैक्स नहीं देते उनको। डन। इसके बाद जो तीसरी स्कीम आती है वो है जो बच्चा स्कूल में एनरोल हो गया लेकिन स्कूल कंटिन्यू नहीं पहुंच पा रहा, रिटेंशन उसकी कम है, वो इसलिए है क्योंकि उसको स्कूल पहुंचने में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है या वो स्मूथली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, कम्यूट नहीं कर पा रहा। इसके लिए क्या किया गया है? फ्री बाइसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाली जो दिक्कत आती है सबसे ज्यादा गर्ल्स
में दिक्कत आती है कि लड़कियां जो है, लड़कियों को आज भी ग्रामीण परिवेश में या ट्राइबल परिवारों में घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो बसेस में ट्रैवल उनका मुश्किल हो जाता है, और अगर स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए अंडर द फ्री बाईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, बाईसाइकिल्स आर बीन प्रोवाइडेड टू ऑल स्कूल गर्ल्स ऑफ क्लास 9th एनरोलिंग इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, क्लास 9th की हर बच्ची को क्या मिलेगी? फ्री बाईसाइकिल मिलेगी। तो क्लास 9th में जो भी आया, 8 तक वो पढ़ रहे हैं, जैसे ही क्लास 9th में आए उनको बाईसाइकिल मिल गई, और वो 10th 11th 12th तक बाईसाइकिल यूज कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्री बाईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हो रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ रही है, गर्ल्स की कम्यूटेशन प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी यहाँ पर सॉल्व किया गया है फ्री बाईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम से। और इसके तहत एकेडमिक ईयर 24-25 की बात की जाए तो टोटल 3.25 लाख बाईसाइकिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। ये यहाँ पर है। डन। चौथी प्रॉब्लम जो स्कूल एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जो व्यक्ति स्कूल एजुकेशन सिर्फ इसलिए अवेल कर रहा है क्योंकि उसको बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और वो स्कूल कंप्लीट करने के बाद जब बीटेक करने पहुंचता है या एमबीबीएस करने पहुंचता है तो वो देखता है कि पूरा सिलेबस जो है वो इंग्लिश मीडियम है, और यहाँ जो उसकी स्कूल एजुकेशन हुई है पूरी वो हिंदी मीडियम में हुई है। तो यहाँ पर जो स्कीम लाई गई है वो है फोर्थ स्कीम, कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स जो है इंग्लिश मीडियम के यहाँ पर ऑपरेट किए जा रहे हैं। जितने भी पुराने स्कूल्स थे, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनको अपग्रेड किया गया है महात्मा गांधी स्कूल्स में। अगर किसी भी स्कूल का आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी भी गांव में विजिट कर रहे हैं और वहां आप देख रहे हैं किसी भी स्कूल के आगे महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाइए कि वो जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पूरे राजस्थान में 3737 है, 3737 स्कूल जो है वो राजस्थान में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में उनका सिलेबस कंप्लीट होता है। और इन 3737 जो स्कूल्स हैं इनमें कितने स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं? टोटल 6.84 लाख स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। इन द ईयर 2025-2026 अ टोटल ऑफ 3,737 Mahatma Gandhi government schools English medium are being operated, in which total 6.84 lakh students are enrolled. As part of the initiatives to start pre-primary kindergarten classes in the English medium schools, pre-primary kindergarten classes are being run in a total 977 और 1010 जो है वो बाल वाटिका जो है वो करंटली ऑपरेशनल है। डन हो गई बात। तो यहां तक मैंने आपको स्कूल एजुकेशन में 4 इनिशिएटिव्स बताए। कौन कौन से 4 इनिशिएटिव्स है रिकॉल करेंगे। पहली चीज, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है तो आपने स्कॉलरशिप दे दी। डन। उसके बाद किताबों की दिक्कत आती है तो फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हो गई। डन। तीसरी, स्कूल पहुंचने में दिक्कत आती है लड़कियों को तो फ्री बाईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। चौथी, लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश में पढ़ाई, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा, जो लेबर मार्केट है, जो कंपनीज वगैरह है वो इंग्लिश मीडियम डिमांड है उनकी, तो उसको टारगेट करते हुए महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जो कि 3737 स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम ऑपरेट कर रहे हैं राजस्थान में। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर काम करेंगी। आगे बात की जाए तो एक ज्ञान संकल्प पोर्टल जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा स्थापित किया गया है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के तहत जितने भी भामाशाह हैं राजस्थान में, वो लोग जो दान पुण्य का काम करते हैं, जो दान दक्षिणा देने का काम करते हैं, उनको भामाशाह कहा जाता है। जैसे कि भामाशाह ने हेल्प की थी महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात, उसी तरीके से यहाँ पर जो भी व्यक्ति राजस्थान में कोई उद्योगपति है या कोई साधारण व्यक्ति है, वो अगर कुछ दान देता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में तो उसे भामाशाह कहा जाता है। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल के तहत बहुत सारे भामाशाहों को यहाँ पर एकजुट किया गया है ऑनलाइन माध्यम से, जिसके तहत क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स को सपोर्ट करने के लिए और वहां के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो उन भामाशाहों द्वारा आएगा। बेसिक बात यह है कि एक पोर्टल बना दिया गया है जिसका नाम है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये पोर्टल मतलब वेबसाइट, ये वेबसाइट शुरू की गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, और इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है ज्ञान संकल्प पोर्टल, इस पे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति वहां जाएगा जिसे हम भामाशाह कहेंगे, कोई भी व्यक्ति जो दान करता है राजस्थान में उसे भामाशाह कहा जाता है, वो भामाशाह इस वेबसाइट पे विजिट करेगा और अपना कुछ अमाउंट, मान लीजिए 1 लाख रुपए उसको डोनेट करना है स्कूल एजुकेशन के लिए, तो वो यहाँ पे ज्ञान संकल्प पोर्टल की मदद से फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। किसको देगा वो फाइनेंशियल सपोर्ट? गवर्नमेंट स्कूल्स को। गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होगा फिर, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्कूल में बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है,
तो उस ब्लैक बोर्ड को शिफ्ट करके व्हाइट बोर्ड में कन्वर्ट करना या फिर व्हाइट बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड वहां पर लगवाना, तो ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात हो गई, उसको अपग्रेड करने की बात हो गई। और ये सारी चीजें, ये जो फिलेंथ्रॉफी जिसे कहते हैं, भामाशाहों द्वारा दान करना स्कूल एजुकेशन के लिए, ये ज्ञान संकल्प पोर्टल के तहत होती है। अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, तो 34.38 करोड़ रुपए जो है वो ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विभिन्न गवर्नमेंट स्कूल्स में डेवलपमेंट वर्क्स के लिए अलॉट किए जा चुके हैं। और ये जो 34.38 लाख करोड़ है, ये ज्ञान संकल्प पोर्टल पर बहुत सारे डोनर्स, फिलेंथ्रोपिस्ट्स और कंपनीज के द्वारा है। कंपनीज कैसे देती है? CSR इनिशिएटिव्स जो होते हैं कंपनी के, कंपनी एक्ट 2013 के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आप मेंस में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट में या ऑडिटिंग अकाउंटिंग में आप पढ़ सकते हैं, तो वहां पर CSR इनिशिएटिव्स के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो यहाँ पर फिलेंथ्रॉफी में डोनेट करती है, एजुकेशन में, हेल्थ में, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, एनवायरमेंट सस्टेनेबल एफर्ट्स के लिए। तो वो जो चीजें हैं वो यहाँ पर ज्ञान संकल्प पोर्टल पर फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ दिया जाता है, जिसके तहत ज्ञान संकल्प पोर्टल जो है वो फर्दर उस फंड को मोबिलाइज करता है स्कूल्स के डेवलपमेंट वर्क्स के लिए। बात समझ आ गई? इस तरह से ज्ञान संकल्प पोर्टल यहाँ पर काम कर रहा है। अब एक चीज और, एक व्यक्ति है, एक फिलेंथ्रोपिस्ट है, उसने मान लीजिए 1 लाख रुपए यहाँ पर ज्ञान संकल्प पोर्टल को दे दिए। ज्ञान संकल्प पोर्टल ने स्कूल्स के डेवलपमेंट वर्क्स यहाँ पर करवा दिए और सारी चीजें बढ़िया हो गई, देश का विकास हो गया, राजस्थान के स्कूल्स का विकास हो गया। लेकिन अब उस पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या, उसको कोई पुरस्कार तो दो, शाबाशी तो दो, मेडल तो दो, ताकि वो और अच्छा फील कर सके और उस चीज को देखते हुए, उस सम्मान को देखते हुए और भामाशाह भी यहाँ पर जुड़ सके। एट द 29 स्टेट लेवल भामाशाह सम्मान समारोह हेल्ड इन 2025, तो इस पुरस्कृत करने के लिए, उन भामाशाहों को पुरस्कृत करने के लिए यहाँ पर भामाशाह सम्मान समारोह जो है वो हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें अब तक मतलब 2025 की बात की जाए तो टोटल 135 भामाशाहों को और 91 मोटिवेटर्स को ऑनर किया गया है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 139.90 करोड़। तो ये जो पूरी स्लाइड आप सामने देख रहे हैं, ये बेसिकली स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिल रहा है, उसकी डोनेशंस जो आ रही हैं, उस पर बेस्ड है कि राजस्थान के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल बनाया, एक वेबसाइट बनाई, ज्ञान संकल्प पोर्टल, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी डोनर, कोई भी फिलेंथ्रोपिस्ट, कोई भी कंपनी उससे जुड़ सकती है और वहां पर मनी डोनेट कर सकती है। वो मनी मोबिलाइज होगी फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। डन। और डेवलपमेंट वर्क्स वहां पर 34.38 करोड़ के चलाए जा रहे हैं। भामाशाह सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया गया फिर इन चीजों को और ज्यादा ऑनर करने के लिए, जो भामाशाह है, मोटिवेटर्स वगैरह है। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे चलें, ये सारी चीजें एक बार और रिकॉल कर लीजिए। पहली चीज फाइनेंशियल सपोर्ट, स्कॉलरशिप स्कीम्स। सेकंड, फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, 8वीं कक्षा तक सभी को मुफ्त किताबें दे दी गवर्नमेंट स्कूल्स में, और 9वीं से 12वीं तक गर्ल्स को, SC ST स्टूडेंट उनको दे दी। ठीक है। फिर आता है फ्री बाईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। क्लास 9th में की जितनी भी लड़कियां हैं उनको क्या दिया गया, बाईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट की गई, ट्रांसपोर्टेशन। फिर आता है इंग्लिश मीडियम के लिए महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स, कितने हैं राजस्थान में, 3737। डन। उसके बाद आता है ज्ञान संकल्प पोर्टल, भामाशाह सम्मान समारोह। अब हम आगे बात करेंगे लाडो प्रोत्साहन योजना की। अब लाडो प्रोत्साहन स्कीम में क्या हो रहा है कि टोटल एक पेरेंट को, एक गार्जियन को, एक लड़की के जन्म पर 1.5 लाख रुपए जो है वो बेनिफिट वहां पर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि लड़की का जन्म हुआ और सीधे ही 1.5 लाख रुपए अकाउंट में आ गए, वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू आएंगे। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो है वो 7 इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू वो पैसा यहाँ पर आएगा। देन under the Ladu Protsahan scheme, a total amount of up to 1.5 lakh is given to parents and guardians of each beneficiary girl in 7 installments in the year 2025-26। इतना एक्सपेंडिचर हुआ है। अगर गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जब वो कर रही हैं, मतलब 12th तक जो वो है, तो 3 से 6 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आ जाएगी, और 7th इंस्टॉलमेंट उनके पास तब आएगी जब वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वो डिवाइड कर दिया गया है। तो लाडो प्रोत्साहन स्कीम की जब भी बात आएगी फ्यूचर में या कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, तो 2 फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लड़कियों को
लड़कियों के पेरेंट्स को या गार्जियंस को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे और वो 7 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे। एक बर्थ पे मिल जाएगा, फिर स्कूल में एडमिशन कराया तब एक इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी कुछ अमाउंट की, जब लड़की ने 5th क्लास पास की, 10th पास किया, 12th पास किया, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। डन। तो यह है लाडो प्रोत्साहन स्कीम। आगे बात करते हैं चीफ मिनिस्टर संबल योजना फॉर विडोड अबेंडन्ड वुमेन। जो भी विधवा महिलाएं हैं, अबेंडन्ड महिलाएं हैं, उनके लिए चीफ मिनिस्टर यानी राजस्थान स्टेट लेवल की योजना है। संबल योजना मतलब इनको सपोर्ट दिया जा रहा है, विडोड और अबेंडन्ड वुमेन को सपोर्ट दिया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत अब तक 2025-26 में 352 ऑनलाइन एप्लीकेशंस आई थी, और वो एप्लीकेशंस किसके लिए थी कि जो विडोड या अबेंडेंड विमेन है वो 2 साल का डिप्लोमा कर सके एलिमेंट्री एजुकेशन में। डन। और वो कहाँ पर होगा डिप्लोमा? प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो चीफ मिनिस्टर संबल योजना फॉर विडोड एंड अबेंडेंड विमेन के लिए जो योजना चल रही है वो बेसिकली इसलिए चल रही है कि जो विडोड विमेन है उनको 2 साल का डिप्लोमा कराया जा सके एलिमेंट्री एजुकेशन में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, ताकि वो खुद भी पढ़ सकें और आगे बच्चों को भी पढ़ा सके। डन। और ये प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है। इसके लिए इस योजना के अंतर्गत 352 ऑनलाइन एप्लीकेशंस आई थी, और इस जैसे ही आप 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DL.ED, जैसे B.ED होता है वैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जैसे आप एनरोल करते हो, तो जो ट्यूशन फीस है 9,000 पर बेनिफिशियरी जो है वो वहां पर हर प्रत्येक विधवा महिला को मिलता है। और 352 ऑनलाइन एप्लीकेशन आई जिसमें से 331 बेनिफिशियरीज को यहाँ पर ये अमाउंट मिल चुका है। डन। तो जब भी बात होगी लाडो प्रोत्साहन स्कीम की, आपके पास 2 फैक्ट होने चाहिए। पहला फैक्ट 1.5 लाख रुपए का सपोर्ट मिल रहा है, गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट मिल रहा है, और दूसरा 7 इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा मिल रहा है। ठीक है। अगर बात आती है चीफ मिनिस्टर संबल योजना फॉर विडोड या अबेंडेंड विमेन, तो विडोड विमेन के सपोर्ट के लिए चीफ मिनिस्टर द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत विडोड विमेन जो है वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ले सकती है 2 साल का, और इसके तहत ट्यूशन फीस जो है वो 9,000 रुपए पर बेनिफिशियरी जो कौन देगा? राजस्थान सरकार देगी। डन। अगर बात की जाए 2025-26 में अपर प्राइमरी स्कूल की, तो 226 अपर प्राइमरी स्कूल और 2 सेकेंडरी स्कूल, इन दोनों को अपग्रेड कर दिया गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में। मतलब 2025-26 में 226 ऐसे अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं जो अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हो चुके हैं, और 2025-26 में ऐसे 2 सेकेंडरी स्कूल्स थे, 10 तक के स्कूल्स थे, जो अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब 12 तक के स्कूल्स हो चुके हैं। एट अ स्टेट लेवल स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड for 41 lakh student mega PTM parents teacher meeting were held for class 3 to 8 to share competency assessment results. डन। तो इस तरह से यहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहा है, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स भी हो रहा है, कि जो अपर प्राइमरी स्कूल्स है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। आगे बात करें तो एक और बहुत अच्छा इनिशिएटिव AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ओरल रीडिंग फ्लुएंसी प्रोग्राम was launched to improve reading skills। बच्चों में AI बेस्ड ओरल रीडिंग फ्लुएंसी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत उनकी रीडिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है वीर गाथा 3.0 प्रोग्राम। वीर गाथा मतलब वीर मतलब जो लोग बहादुर हैं, जो लोग वीर हैं, जो लोग देश के लिए शहीद हुए हैं या पेट्रियट्स हैं, नेशनलिस्ट हैं, उनकी गाथा मतलब स्टोरी। ठीक है। And the Veer Gatha 3.0 program engaged students in activities on gallantry awards winners। वीर गाथा उन लोगों की गाथा जो वीर है, जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड जीता है, जिन्होंने परम वीर चक्र जीता है, वीर चक्र जीता है, अशोक चक्र जीता है, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अमित भारद्वाज। इन सब के ऊपर एक स्टोरी बेस्ड चीजें हैं ताकि बच्चे जो है वो मोटिवेट हो सके। स्टेट वाइड सूर्य नमस्कार इवेंट्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ 1.53 करोड़ स्टूडेंट्स सेटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर चल रहे हैं, जिन इनिशिएटिव्स से बेसिकली हो क्या रहा है कि स्कूल एजुकेशन धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट उसमें लाते जा रहे हैं। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण स्कीम। ठीक है। मुख्यमंत्री मतलब राजस्थान स्टेट लेवल की ये स्कीम है। मदरसे जितने भी होते हैं उन सब के आधुनिकीकरण की बात हो रही है, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। जो भी मदरसे पहले से चल रहे हैं उनको एडिशनल फंड्स प्रोवाइड करा के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात यहाँ पर हो रही है। देन दिस स्कीम एम्स टू एनहेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रजिस्टर्ड मदरसा, और ये मदरसे भी वो होने चाहिए जो रजिस्टर्ड हो, बाय प्रोवाइडिंग फिजिकल एसेट्स लाइक कंप्यूटर्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, फर्नीचर एंड ई लर्निंग इक्विपमेंट।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पैसा नहीं दिया जा रहा, बेसिकली डायरेक्ट फिजिकल एसेट्स दिए जा रहे हैं। और फिजिकल एसेट्स कौन कौन से हैं? ऐसे फिजिकल एसेट्स जिससे उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड मदरसे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एनहेंस हो सके। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण स्कीम, दिस स्कीम एम्स टू एनहेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रजिस्टर्ड मदरसास बाय प्रोवाइडिंग फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स कौन कौन से? कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम्स, फर्नीचर और ई लर्निंग इक्विपमेंट। ठीक है, इसके लिए जो प्राइमरी लेवल मदरसा है, जो छोटे मदरसे हैं, उनके लिए 15 लाख रुपए देगी सरकार। जो अपर प्राइमरी लेवल मदरसे हैं, थोड़े से बड़े हैं, उनके लिए 25 लाख रुपए देगी सरकार। ठीक है, और ये जो अमाउंट है इसमें से ये 9:1 के रेशियो में पैसा यहाँ पर बटेगा। मतलब जितना भी पैसा, मान लीजिए 1 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है, तो 15 लाख ही मान लेते हैं, 15 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है, तो इस 15 लाख का 90% जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, विद 90% ऑफ द कॉस्ट कवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राजस्थान सरकार यहाँ पर 90% जो है वो यहाँ पर देगी। ठीक है, मतलब 15 लाख में से 13.5 लाख अगर किसी प्राइमरी लेवल मदरसे का आधुनिकरण करना है तो 15 लाख का काम होगा उसमें। 15 लाख में से 13.5 लाख जो है वो कौन देगा? राजस्थान सरकार देगी। और 1.5 लाख मतलब 10% जो है, 10% बाय द मदरसा मैनेजमेंट कमेटी। मदरसा मैनेजमेंट कमेटी 1.5 लाख रुपए यहाँ पर देगी। टोटल नंबर ऑफ 305 मदरसास हैव बीन बेनिफिटेड अंडर दिस स्कीम टिल दिसंबर 2025। तो ये एक मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरह से राजस्थान में शिक्षा का विकास हो रहा है, शिक्षा का विस्तार हो रहा है, तो आप उस आंसर को 360 डिग्री एक व्यू देने के लिए मदरसा आधुनिकरण स्कीम को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आपको कोई भी आंसर लिखना है, आपको हर सेक्शन की बात करनी है, आपको विमेन की बात करनी है, आपको गर्ल चाइल्ड की बात करनी है, आपको अपने आंसर को 360 डिग्री इफेक्ट उसमें देना है। इन द ईयर 2025-26 स्टूडेंट एनरोलमेंट and teacher strength in government schools under primary education were 22.72 lakh and 1.69 lakh respectively। मतलब स्टूडेंट्स कितने एनरोल हुए? 22 लाख के समथिंग। और टीचर कितने, टीचर स्ट्रेंथ कितनी है? 1.69 लाख। और इस मामले में अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करें तो स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है? 13:1। ये बात हो रही है प्राइमरी एजुकेशन में। तो प्राइमरी एजुकेशन में स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है? 13:1। देन अब अगर बात करें सेकेंडरी एजुकेशन की, तो सेकेंडरी एजुकेशन में स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है? 18:1। तो अब एक बार प्राइमरी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। राजस्थान में प्राइमरी एजुकेशन में स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है वो है 13:1। मतलब हर 13 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक है प्राइमरी एजुकेशन में। अगर हम बात करें सेकेंडरी एजुकेशन की, तो सेकेंडरी एजुकेशन में जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का रेशियो है, जो अनुपात है, वो है 18:1। अर्थात 18 विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर है। अगर बात की जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है कि किसी भी कंडीशन में स्टूडेंट टीचर जो रेशियो होना चाहिए वो 30:1 होना चाहिए। कितना? 30:1। हर 30 विद्यार्थी पर एक टीचर होना आवश्यक है। और यहाँ पर ये दोनों ही हमारे जो आंकड़े हैं राजस्थान सरकार के, चाहे वो राजस्थान सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, दोनों में ही हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मापदंड है उससे अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है कि 30:1 का रेशियो होना चाहिए स्टूडेंट टीचर में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए। तो हमारे तो प्राइमरी एजुकेशन में कितना है? 13:1। और सेकेंडरी एजुकेशन में कितना है? 18:1। डन हो गई बात, हम यहाँ भी बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है वर्ष 2024-25 में प्राइमरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा पिछले साल की बनिस्बत, कि बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन में जो एडमिशन रेट है वो 6.8% घट गया है पिछले साल की बनिस्बत। और अपर प्राइमरी की बात करें तो वो इंक्रीज हुआ है 1.2%। तो यहाँ थोड़ा सा हमें निराशा हाथ लगी है। अगर हायर सेकेंडरी की बात करें तो 4.1% बढ़ गया है। ठीक है, तो प्राइमरी में थोड़ा सा 6.8% का डिक्रीमेंट सामने आया है। वर्ष 2024-25 में पीपल टीचर रेशियो की बात करें, अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करें तो प्राइमरी लेवल पर कितना है? 18:1। अपर प्राइमरी लेवल पर कितना है? 12:1। सेकेंडरी लेवल पे कितना है? 11:1।
और हायर सेकेंडरी लेवल पर स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है? 15:1। डन, बात समझ आई? 18 प्राइमरी लेवल पर, अगर आप 5वीं कक्षा से नीचे की बात करेंगे तो वहां पर 18 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक है। अगर आप अपर प्राइमरी लेवल की बात करेंगे तो वहां पर 12 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक है। सेकेंडरी लेवल की बात करेंगे तो 11 विद्यार्थी, ये लिखा हुआ है यहाँ डेटा, मैंने आपको यहाँ सिंप्लीफाई करके बता दिया। डन। सेकेंडरी लेवल की बात करें, 10th क्लास तक की बात करें तो हर 11 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक है। और हायर सेकेंडरी लेवल की बात की जाए तो हर 15 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक है। तो ये भी जो डेटा आपको सामने दिख रहा है ये अच्छा डेटा है, मतलब बहुत ही कम विद्यार्थियों पर बहुत ज्यादा टीचर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। ट्रांजिशन रेट की बात की जाए सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी लेवल तक, मतलब अगर सेकेंडरी में 100 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 12th क्लास में कितने बच्चे जाएंगे उनकी अगर बात की जाए तो पहले 82.6% बच्चे जाते थे पिछले साल, और इस साल 88.2 बच्चे जा रहे हैं। मतलब हर 100 बच्चे जो सेकेंडरी क्लास पढ़ रहे हैं, जो 10th क्लास पास हो रहे हैं, वो 12th भी पास कर रहे हैं, उनका रेशियो है 88.2। पहले कितना था? 82.6। हमने बढ़ोतरी की है यहाँ पर। डन। ये बात हो रही है सेकेंडरी से हायर में। अगर बात की जाए प्राइमरी से अपर प्राइमरी परसेंटेज की, तो पहले वो 90% था, अब वो 93.8% है। तो यहाँ भी हमने इंक्रीमेंट किया है। आप चाहें तो इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं, लेकिन रट सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना आपको जरूरी है, ताकि अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट आ जाए या मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पर अगर आपको डेटा भी याद ना हो तो भी एक जनरल आइडिया से आप उस आंसर को लिख सकें। डन। तो इस तरह से यहाँ पर ये ट्रांजिशन रेट देखने को मिली, पीपल टीचर रेशियो देखने को मिला, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखने को मिला। अब यहाँ पर बात की जाए, ये ट्रांजिशन रेट की ही बात की जा रही है। प्राइमरी लेवल पर कितना है? प्राइमरी लेवल पर पहले 82.5 था, अब 83.1 है। हायर सेकेंडरी लेवल की बात की जाए तो रिटेंशन रेट जो है, रिटेंशन रेट की बात हो रही है, पहले 48.9 था, अब 51.9 है। सेकेंडरी लेवल ड्रॉप आउट रेट, ये सारी चीजें बराबर है। आप चाहो तो पीडीएफ में से इसको रट सकते हो, समझाने का यहाँ पर कुछ बनता नहीं है। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही है। मोटी मोटी बात यह है कि हम नेशनल लेवल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एजुकेशन में, और पिछले साल के बनस्पत भी हमने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आंकड़े हों, चाहे वो नेशनल लेवल की चीजें हों, हम अच्छा परफॉर्म वहां पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण स्कीम समझ में आ गई। प्राइमरी लेवल मदरसा है तो 15 लाख रुपए देती है सरकार। अगर अपर प्राइमरी लेवल मदरसा है तो 25 लाख। ठीक है, 25 लाख का प्रावधान है इस स्कीम के तहत। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण स्कीम, 15 लाख प्राइमरी लेवल तक, 25 लाख अपर प्राइमरी लेवल तक। 15 लाख में से 90% राजस्थान सरकार देगी और 10% मदरसा मैनेजमेंट कमेटी देगी। वही 25 लाख पर भी वही काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चीफ मिनिस्टर संबल योजना जो है वो किसके लिए चलाई जा रही है? कौन सी डिग्री के लिए? 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये चीफ मिनिस्टर संबल योजना फॉर विडोड एंड एबेंडेंट विमेन कौन सी डिग्री प्रोवाइड कराती है, तो वहां पर वो कंफ्यूज कर देगा आपको, बीएड भी डाल देगा और कई कई डिग्रियां डाल देगा इससे मिलती जुलती। आपको याद रखना है एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा। लाडो प्रोत्साहन स्कीम की बात मैंने आपको समझाई थी, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, 7 किश्तों में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ी। अब मैं आपको ये डेफिनेशंस बताऊंगा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। जो मैंने यहाँ पर सारी चीजें बताई ना अभी, ये पीपल टीचर रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात हुई, ये बेसिकली होता क्या है। जनरली मैंने आपको समझा दिया कि भाई ग्रॉस एनरोलमेंट एडमिशन रेट की बात हो गई, बेसिकली ट्रांजिशन रेट क्या होती है, लेकिन एक बार रिटेंशन रेट क्या होती है, लेकिन एक बार जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है एज इट इज वर्ड टू वर्ड, वो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, पीपल टीचर रेशियो क्या होता है, ट्रांजिशन रेट, रिटेंशन रेट और ड्रॉप आउट रेट क्या होती है। ठीक है, ये सब समझने के बाद हम फिर समग्र एजुकेशन टुवर्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन जो इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ, टोटल एनरोलमेंट इन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में एक पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर क्लास में जितना भी टोटल एनरोलमेंट है बच्चों का, टोटल एडमिशन है, रिगार्डलेस ऑफ एज, एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑफिशियल एज ग्रुप विच करस्पॉन्ड्स टू द गिवन लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन इन अ गिवन स्कूल ईयर, इसे कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। पीपल टीचर रेशियो की बात की जाए तो एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब
एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन में मान लीजिए 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, और 5th क्लास में कितने टीचर्स हैं, मान लीजिए 2 टीचर हैं, तो पीपल टीचर रेशियो कितना हो गया, 15:1 पर टीचर टीचिंग एट दैट लेवल ऑफ एजुकेशन इन अ गिवन स्कूल ईयर। ये बात हो रही है 2025 में, 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में 5th क्लास में 30 बच्चे हैं और 5th क्लास में पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या कितनी है, 2। तो टोटल पीपल टीचर रेशियो कितना हो गया, 15:1। डन। फिर आती है ट्रांजिशन रेट। ट्रांजिशन रेट का मतलब है ट्रांजिशन किस रेट से हो रहा है, प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स का वह भाग who progress from the final grade of one educational level to the first grade of next level। मतलब कि 5th क्लास से, ये प्राइमरी लेवल का लास्ट स्टेज है, 5th क्लास से 6th क्लास मतलब सेकेंडरी का तक पहुंचने का ये जो ट्रांजिशन है, मान लीजिए 100 बच्चे 5th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से 95 पहुंचे, तो ट्रांजिशन रेट जो हुई वो 95% होगी। देन रिटेंशन रेट की अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ कोहॉर्ट ऑफ पीपल्स और स्कूल्स एनरोल्ड इन अ फर्स्ट ग्रेड of a given level of education given in a given school year who are expected to reach the last grade of the level। मतलब अगर एक स्कूल में 10 क्लास है तो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक पहुंचने वाले जो बच्चों की संख्या है वो क्या कहलाती है, रिटेंशन रेट कहलाती है। ड्रॉप आउट रेट मतलब किन बच्चों का बीच में इस पढ़ाई जो है वो छूट गई है। प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम द कोहोर्ट enrolled in a given level at a given school year who are no longer enrolled at any grade, मतलब वो स्कूल से बाहर निकल गए हैं तो उन्हें कहते हैं ड्रॉप आउट रेट, बिना अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए। अब बात करते हैं समग्र शिक्षा की, समग्र एजुकेशन टुवर्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दूसरा है प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, बी सी है एक्सेस एंड रिटेंशन की एजुकेशन जो है वो एक्सेस हो सके और फिर बाद में रिटेंशन हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क इन एजुकेशन, क्वालिटी एंड इनोवेशन इंटरवेंशंस, जेंडर इक्वलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, आईसीटी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। ये सारे जो है वो समग्र शिक्षा के कंपोनेंट्स हैं। इन सारे कंपोनेंट्स पे अगर अपन काम करेंगे, अगर सरकार काम करती है, पॉलिसीज बनाती है इन सारे कंपोनेंट्स पर, तो बेसिकली क्या होगा, एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा इन द स्टेट। देन इससे इसमें क्या क्या काम करना है, पहला अर्ली चाइल्डहुड केयर पे काम करना है, एजुकेशन की क्वालिटी पर काम करना है कि सिलेबस अच्छा होना चाहिए, बुक्स अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का कि सब बच्चे जो हैं वो स्कूल एक्सेस कर पा रहे हैं, एजुकेशन एक्सेस कर पा रहे हैं, और फिर रिटेंशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में ड्रॉप आउट्स ज़्यादा हैं। इसके अलावा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट वर्क होना चाहिए, इनोवेशन यहाँ पर होनी चाहिए, जैसे कि अच्छा इनोवेशन हम बात करें ज्ञान संकल्प पोर्टल की बात कर सकते हैं या फिर शाला दर्पण की बात कर सकते हैं, ये अच्छे इंटरवेंशन है जो कि आईसीटी से संबंधित है। फिर जेंडर इक्वलिटी की अगर बात की जाए तो फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारी चीज़ें बात करती है, किस तरह लड़कियां जो है स्कूल नहीं पहुंच पा रही तो उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने के लिए वहाँ पर क्लास 9th में फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैंने आपको बात अभी बताई थी। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, आईसीटी एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात हमने यहाँ पर की। डन, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, समझ में आ गया कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो उनकी हम बात करते हैं। समग्र एजुकेशन, समग्र शिक्षा इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, पहली चीज, पहला फैक्ट तो ये आ गया। समग्र शिक्षा की जब भी बात करेंगे, समग्र एजुकेशन की बात करेंगे, तो वो नेशनल लेवल की एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो है फंड करती है। एम्ड एट एंश्योरिंग इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, उस एजुकेशन की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, वो इक्विटेबल होनी चाहिए और इंक्लूसिव होनी चाहिए, और सभी चिल्ड्रन के लिए होनी चाहिए, सभी लेवल पे, प्री स्कूल से लेकर सीनियर और सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन तक जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ समग्र एजुकेशन का मतलब सिर्फ लिटरेसी रेट बढ़ाने से नहीं है या फिर स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाने से नहीं है, ये टोटल इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। और इसके लिए ये यहाँ पर एक होलिस्टिक अप्रोच जो है स्कूल एजुकेशन में अडॉप्ट की जाती है, जिसमें प्री नर्सरी से लेकर क्लास 12th तक के सारे क्लासों के लिए अलग अलग स्कीम्स जो है वो यहाँ पर कंबाइन की जाती है। जैसे पहले जो स्कीम्स चल रही थी उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है। पहले प्री नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग स्कीम्स चल रही थी। समग्र शिक्षा में क्या किया गया, उन सारी स्कीम्स को कंबाइन कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। कौन सी स्कीम चल रही थी पहले? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
और टीचर एजुकेशन। अब जो समग्र एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, उस समग्र एजुकेशन में ये तीनों चीजें जो है वो इंटीग्रेट हो हुई हैं। पहले कौन सी योजनाएं चल रही थी प्री नर्सरी से लेकर 12 तक? पहला सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और तीसरा टीचर एजुकेशन। और अब क्या हो गया, अब समग्र एजुकेशन के तहत ये तीनों जो है वो एड ऑन हो गई सब कुछ। अगर इस स्कीम की बात की जाए, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, हर लेवल की क्लास के एजुकेशन की बात ही करती है, तो इसमें ये जो स्कीम है फोकस करती है इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स, कि जो पढ़ाई हो रही है उससे जो आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसको इम्प्रूव करना है। तो पहली चीज तो ये है इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब रिजल्ट। आप सीधे सीधे ये समग्र शिक्षा अभियान का पहला टारगेट ये है कि रिजल्ट बढ़िया होना चाहिए भाई, क्लास 10th का, क्लास 12th का। डन। फिर सोशल गैप और जेंडर गैप की यहाँ पर बात होती है कि अगर कोई क्लास है तो कोशिश यही की जानी चाहिए कि 50 गर्ल्स एंड 50 बॉयज यहाँ पर हो। तो ये क्या हो गया, ये जेंडर गैप को खत्म करने वाली बात होती है अगर 50-50 हो जाता है। दूसरा सोशल गैप। सोशल गैप मतलब हर जाति, संप्रदाय, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर क्लास ऑफ द सोसाइटी के बच्चे जो है वो इक्वली एक्सेस कर सके एजुकेशन को। डन। तीसरा ensuring इक्विटी एंड मिनिमम स्कूलिंग स्टैंडर्ड्स। एक स्कूल के कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट हो जाने चाहिए, जिस स्टैंडर्ड्स को तो यहाँ पर एक्वायर करना ही करना है। देन इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन, जितनी भी स्किल्स वगैरह होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है, वो वोकेशनल एजुकेशन में आती है और वो यहाँ पर प्रमोट जो है वो समग्र शिक्षा करती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की बात भी समग्र शिक्षा अभियान यहाँ पर करता है। देन तो अगर आपसे बात की जाएगी कि समग्र शिक्षा अभियान का फोकस पॉइंट क्या है, तो सबसे पहली चीज तो हो जाएगी लर्निंग आउटकम्स, मतलब रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, सोशल एंड जेंडर गैप जो है वो कम होने चाहिए। तीसरी, एंश्योरिंग इक्विटी एंड मिनिमम स्कूलिंग स्टैंडर्ड्स, प्रमोटिंग वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को इम्प्लीमेंट करना है। मतलब कि स्कूल में एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो रिजर्व होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, या फिर जो आर्थिक, जो बीपीएल परिवार है उन सब के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन 2009। स्ट्रेंथनिंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। टीच अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज, जो क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन तब ही सक्षम हो पाती है जब टीचर ट्रेनिंग यहाँ पर हो। और टीचर ट्रेनिंग किसके माध्यम से होगी? इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से होगी, जैसे SCERTs और DIETs। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई अभी तक, ये समग्र एजुकेशन की बात हो रही है। समग्र एजुकेशन के टोटल 10 कंपोनेंट्स है जो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए कि किस तरह से समग्र एजुकेशन जो है वो इन सारे फील्ड्स में काम कर रही है और उसका फोकस क्या क्या है। पहला फोकस इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स, दूसरा फोकस पहला फोकस इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स, दूसरा सोशल एंड जेंडर गैप्स, तीसरा इंश्योरिंग इक्विटी एंड मिनिमम स्कूलिंग स्टैंडर्ड्स, पांचवा प्रमोटिंग वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, कि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में भी वहां पर काम करना है, वोकेशनल एजुकेशन स्किल्स और डेवलपमेंट वगैरह पे काम करना है, सोशल जो गैप है, जेंडर गैप है, उनको कम करना है, मिनिमम स्कूलिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करना है और उनको एक्वायर करना है, अचीव करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 को, स्ट्रेंथनिंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सच एज SCERTs एंड DIETs। देन ये सारी चीज़ें जो है ये फोकस पॉइंट्स हैं इसके समग्र शिक्षा अभियान के। अगर राजस्थान की बात करें तो ये जो स्कीम है, समग्र एजुकेशन स्कीम जो है, ये इम्प्लीमेंट हो रही है किसके तहत? कौन सा इंस्टीट्यूट जो है, कौन सा बॉडी जो है इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही है? वो है राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन एज अ सिंगल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी विद अ फंड शेयरिंग पैटर्न ऑफ 60-40 बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और यहाँ पर ये जो पूरी स्कीम है ये राजस्थान में राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत चलाई जा रही है, ये तत्वाधान में चलाई जा रही है। और जो फंड शेयरिंग है, कोई भी काम अगर इस पर्टिकुलर स्कीम में किया जाएगा तो वो 60-40 के शेयर में किया जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? अब हम बात करेंगे इस समग्र शिक्षा अभियान के कंपोनेंट्स की। जो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पर आपको अभी सिर्फ नाम लेकर बताए थे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं।
इन सभी कंपोनेंट्स की यहाँ पर बात जो मैंने अभी एक एक करके एक पॉइंट यहाँ पर समझाया था, आपको बताया था, अब इनकी हम डिटेल में बात करेंगे और शुरू करेंगे कंपोनेंट ए से जे तक सारी चीजें पढ़ेंगे। आज जो है वो मैं आपको 3-4 अभी यहाँ तक हम कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को, जो ये 3rd चैप्टर है एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी, इसको कंप्लीट करेंगे। डन। तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ए से, जो बात करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। ठीक है, कि जो भी बच्चे हैं स्कूलिंग से पहले उनकी क्यों केयर होनी चाहिए उनकी बात करेंगे। और यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की अगर बात करें, जो कंपोनेंट ए है समग्र एजुकेशन में, तो उसमें 11.90 लाख चिल्ड्रन वो है जो एज ग्रुप 3 से 6 साल की उम्र में है, जो अभी स्कूल जाना जिन्होंने शुरू नहीं किया है, प्री स्कूल एजुकेशन में है। तो वो प्री स्कूल एजुकेशन के लिए क्या चल रहा है, यहाँ पर 62 आंगनवाड़ी सेंटर है। गाँव में आप देखेंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, 62,000 आंगनवाड़ी सेंटर है जिनके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं चल रही हैं, जिसमें स्कूल से पहले जो शिक्षा दी जाती है, प्री स्कूल एजुकेशन जो है वो यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स में दी जा रही है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात यहाँ पर हो रही है आंगनवाड़ी सेंटर के अंतर्गत। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक कॉम्पोनेंट पढ़ने समझने की बात करेंगे। अगर बात की जाए राजस्थान में, आपसे पूछा जाए कि कितने आंगनवाड़ी सेंटर है या प्री एजुकेशन के लिए क्या काम कर रहा है, तो प्री स्कूल एजुकेशन के लिए आंगनवाड़ी सेंटर है राजस्थान में। कितने आंगनवाड़ी सेंटर है? 62,000 आंगनवाड़ी सेंटर है। ठीक है, और वो किसके तहत चल रहे हैं? बीइंग रन अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS स्कीम जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो यहाँ पर के तत्वाधान में ये आंगनवाड़ी सेंटर काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए 62,000 आंगनवाड़ी सेंटर में से 42,544 आंगनवाड़ी सेंटर जो हैं वो इंटीग्रेटेड है प्राइमरी स्कूल से, अपर प्राइमरी स्कूल से, सेकेंडरी स्कूल से, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। डन। स्कूल्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन अलोंग विथ न्यूट्रिशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पर राजस्थान में, ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए 62,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जो स्कूल एजुकेशन से पहले की जो एजुकेशन होती है वो वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है, बेसिक चीजें थोड़ी बहुत। डन। जैसे प्ले ग्रुप अपना कहते हैं अपन, उस तरह की बात यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर मान सकते हैं। इन 62,000 में से 42,544 आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो किसी ना किसी स्कूल से जुड़ा हुआ है, ताकि वो उस स्कूल के टीचर्स वहां पर सर्विसेज दे सके। और स्कूल में जो मिड डे मील योजना होती है जिससे कि न्यूट्रिशन प्राप्त होता है स्कूल के विद्यार्थियों को, तो वहां पर आंगनवाड़ी के जितने भी बच्चे हैं उनको भी न्यूट्रिशन और एजुकेशन जो है वो मिल सके। डन। आउट ऑफ द इंटीग्रेटेड, अब ये तो 62,000 तो टोटल आंगनवाड़ी सेंटर हो गए, उसमें से इंटीग्रेटेड आंगनवाड़ी सेंटर कितने हैं? 42,554। अब इन 42,554 आंगनवाड़ी सेंटर्स में से भी 22,746 आंगनवाड़ी सेंटर्स आर इनहेबिटेड एंड फंक्शनल ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, फिजिकली इंटीग्रेटेड। मतलब ये जो 42,000 मैंने आपको बताया ये फिजिकली इंटीग्रेटेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। कि जैसे मान लीजिए आंगनवाड़ी यहाँ पर है और स्कूल यहाँ पर है और यहाँ से टीचर यहाँ जाते हैं, इनको एक लिंक प्रोवाइड करा दिया, न्यूट्रिशन यहाँ पर, यहाँ खाना यहाँ से बन के और स्कूल में भी बढ़ जाता है और खाना यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये तो फिजिकली इंटीग्रेटेड होना नहीं कहलाया। ठीक है, डन। अब इन 42,000 ये कैसे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटीग्रेटेड है स्कूल से, लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है, जो फिजिकल इंटीग्रेशन है कि भाई स्कूल के अंदर ही आंगनवाड़ी सेंटर है, स्कूल के अंदर ही वो प्ले ग्रुप वाली क्लासेस और वो आंगनवाड़ी सेंटर वाला सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसमें से 42,554 में से 22,746 आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो स्कूल प्रमाइसेस के अंदर है, फिजिकली इंटीग्रेटेड है। और 19,808 आंगनवाड़ीज आर फंक्शनली इंटीग्रेटेड एंड लोकेटेड विद इन 100 मीटर रेडियस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। तो इस तरह से आंगनवाड़ी जो है सेंटर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स स्कूल्स के साथ जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली, कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स स्कूल की प्रीमाइसेस के अंदर हैं। ठीक है, ये यहाँ पर काम हो रहा है। इसके अलावा महात्मा गांधी स्कूल्स जितने भी हैं, जो पहले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय या सीनियर सेकेंडरी स्कूल जितने भी थे, उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया, तो उनका नाम रख दिया गया महात्मा गांधी स्कूल। उनके अंदर 962 बाल वाटिकास चल रही हैं। बाल वाटिका वो जगह, प्ले ग्रुप मान लीजिए आप, वही बात। ठीक है, और पीएम श्री स्कूल्स वो स्कूल हैं जिनके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है अगर पढ़ाई हो रही है
तो उस स्कूल को पीएम श्री कहा जाएगा। मान लीजिए कोई स्कूल है जिसका नाम है केंद्रीय विद्यालय नंबर 4, KV4, जयपुर कह लेते हैं इसको, ठीक है। अगर इस स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, अगर उसमें करिकुलम वो जो सेटअप है फर्स्ट से 12th तक का 10+2 को हटाकर अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें लागू कर दी गई है, तो इस स्कूल का नाम होगा पीएम श्री KV4 जयपुर। डन। तो इस महात्मा गांधी स्कूल्स में क्या चल रहा है, महात्मा गांधी स्कूल वो स्कूल जो पहले हिंदी मीडियम स्कूल थे अब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कर दिए गए हैं, उनके अंदर 962 बाल वाटिका चल रही हैं। और पीएम श्री स्कूल्स वो स्कूल जिनमें पहले 10+2 सिस्टम था और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वहां पर पढ़ाई हो रही है, उनमें 629 बाल वाटिकाज हैं। बात समझ में आ गई। तो ये सारा मैंने यहां तक आपको जो भी पढ़ाया है अभी तक, ये हमारा कॉम्पोनेंट ए जो है वो कंप्लीट होता है, जिसके तहत मैंने आपको चीजें बताई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो जब भी बात चलेगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, तो आप लिखेंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए, आप लिखेंगे राजस्थान में कितने आंगनवाड़ी सेंटर है, 62,000 आंगनवाड़ी सेंटर है। आप लिखेंगे वो जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो किसके द्वारा चलाए गए जा रहे हैं, ICDS के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के द्वारा, ठीक है। उसमें से 42,000 कुछ जो है वो स्कूल से कनेक्टेड है। इसके अलावा बाल वाटिकाज यहाँ पर काम कर रही हैं जो स्कूल से पहले बच्चों को एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो प्रोवाइड करा रही है। डन। तो आई होप अच्छे से ए कंपोनेंट ए आपको समग्र एजुकेशन का समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कंपोनेंट बी की, जो बात करेगा प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन पर। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं होगी, क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी। और इस प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन में जो पहली स्कीम, पहली चीज, पहला इनिशिएटिव आता है वो है निपुण भारत मिशन। जब भी निपुण भारत मिशन की बात होगी तो आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए बात, निपुण भारत, आपको निपुण बनाने का मतलब है, किसी भी व्यक्ति विशेष को निपुण बनाने का मतलब है कि उस व्यक्ति में बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरिकेसी की समझ हो। मतलब वो लिख सके कोई भी लैंग्वेज, वो पढ़ सके लैंग्वेज, और वो न्यूमेरिकल्स कर सके, थोड़ा बहुत जोड़ बाकी घटाना, मतलब 5th लेवल, 5th क्लास तक का जो पढ़ाई है वो उसको आनी चाहिए। तो ये भारत को निपुण बनाने की बात है। निपुण कब बनेगा भारत, जब उसको 5वीं पास से जब वो तेज होगा। सही है, समझ में आ गई बात। दिस मिशन प्रोवाइड्स फाउंडेशनल लिटरेसी, ऐसी लिटरेसी कि आपको पढ़ना लिखना समझ में आए, एंड न्यूमरिकेसी, मतलब आपको जोड़ बाकी गुणा भाग समझ में आए, टू द स्टूडेंट्स इन क्लास 1 to 5th, ठीक है, 5वीं क्लास तक के बच्चों को। इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग निपुण मेला एट पंचायत लेवल एंड प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड वर्कबुक्स लाइक विद्या प्रवेश फॉर क्लास 1 एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कबुक्स फॉर क्लास 3rd to 5th। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर सीधी सी बात ये हो रही है कि भारत को निपुण भारत मिशन के तहत 5वीं तक के बच्चों को उनके अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरिकेसी की समझ डेवलप करना, इसके लिए निपुण मेला भी चल रहा है, इसके लिए अलग अलग वर्कबुक्स भी हो रही है ताकि वो वर्कबुक में लिख लिख के पढ़ाई की जा सके। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ग्रेडेड रीडर स्टोरी कार्ड्स दिए जा रहे हैं, एक्टिविटी एंड लर्निंग किट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। द स्टेट आल्सो डेवलप्ड स्ट्रक्चर्ड pedagogy based textbook for class 1 and 2 students where 4 block pedagogy is followed। तो इस तरह से यहाँ पर पढ़ाना, एजुकेशन की बात जो है वो क्लास 1 से लेकर 5th क्लास तक की बात की जा रही है। तो निपुण भारत मिशन की जब भी बात आएगी आपके दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए। पहली, फाउंडेशनल लिटरेसी, बेसिक पढ़ने लिखने की समझ। दूसरा, बेसिक फाउंडेशनल न्यूमरिकेसी, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग की समझ। ये कौन सी क्लास तक, 5th क्लास तक, और इसके तहत निपुण मेले भी चल रहे हैं। डन। ये जो है ये कितनी एक्टिविटीज हुई हैं, कितने लाख बच्चे बेनिफिट हुए हैं, ये काम की नहीं है। डन। तो ये हो गया क्वालिटी एजुकेशन की बात। दूसरी चीज, दूसरा इनिशिएटिव है टीचर रिसोर्स एंड CCE मटेरियल। टीचर्स फॉर क्लास 1st and 5th आर प्रोवाइडेड विद एक्टिविटी हैंडबुक्स। डन। इस ये जो निपुण भारत मिशन है इसके तहत टीचर्स के रिसोर्सेज दिया जाएगा, एक्टिविटी हैंडबुक्स दी जाएगी, CCE मटेरियल दिया जाएगा। CCE का मतलब है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कि बच्चे को ऐसा नहीं है कि 1st क्लास के बाद 5th क्लास में जाने के बाद ही उसको ये टेस्ट किया जाए कि भाई अब इसको पढ़ना लिखना या न्यूमेरिक आ रही है या नहीं आ रही, नहीं, कंटिन्यूअसली उसका इवेल्युएशन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का। और इस इवोल्यूशन के लिए मटेरियल्स मिलेंगे टू सपोर्ट चाइल्ड सेंट्रिक पेडागॉजी। डन।
कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक एकेडमिक टास्क फोर्सेज यहाँ पर बनाई जाएगी ताकि जो है FLN प्रोग्राम के तहत वो एकेडमिक सपोर्ट मिल सके। और ये कहाँ पर होगा? समग्र शिक्षा, PM श्री स्कूल्स में ये एक्टिविटीज होगी। डन, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा और इनोवेटिव प्रोग्राम्स यहाँ पर चल रहे हैं। बच्चों में रीडिंग स्किल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रखर राजस्थान 2.0 प्रोग्राम चल रहा है, हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट लेवल अंडर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्रखर राजस्थान 2.0 क्या है? तो प्रखर राजस्थान 2.0 पहली चीज तो ये है एजुकेशन से संबंधित है, दूसरी चीज है कि एजुकेशन में भी रीडिंग स्किल से संबंधित है, और तीसरी ये कौन सी योजना के अंतर्गत चल रहा है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान के बच्चों में रीडिंग स्किल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम का नाम है प्रखर राजस्थान 2.0। आज समझ आ गई। निपुण भारत मिशन की बात करें तो निपुण भारत मिशन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकेसी फ्रॉम क्लासेस 1st to 5th। सेकंड, प्रखर राजस्थान 2.0 क्या है? राजस्थान के बच्चों में रीडिंग स्किल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वो है प्रखर राजस्थान 2.0। और ये कौन से अभियान के तहत है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत। इसके अलावा नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 2025 को। इस दिन क्या किया जाएगा? इस दिन जितने भी राजस्थान के स्कूल्स हैं उसमें मेगा पीटीएम का मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो होनी चाहिए, ताकि टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स को क्या बता सकें? पर्टिकुलर स्टूडेंट की एकेडमिक प्रोग्रेस बता सकें, उसकी स्टेटस बता सकें, रीडिंग स्किल्स का, लर्निंग चैलेंजेस बता सकें। सारी चीजें वहां पर क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो डिस्कस हो जाए। बात समझ आ गई? प्रखर राजस्थान समझ आ गया, निपुण भारत मिशन समझ आ गया, मेगा पीटीएम तो कोई काम का है नहीं, ये तो सीधी सीधी चीजें हैं। To strengthen the foundational literacy and numeracy skills in students in class 1st and 2 under the Nipun Bharat Mission, निपुण राजस्थान अभियान was initiated on 30 अक्टूबर 2025। तो ये भी आप याद कर लीजिए, जिस तरह से निपुण भारत मिशन चल रहा है उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी निपुण राजस्थान अभियान चलाया गया है। उसका टारगेट वही है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिकेसी स्किल्स को बच्चों में स्ट्रेंथन करना क्लास 1st and 2 में। और ये कब स्टार्ट करवाया गया? ये स्टार्ट कराया गया अक्टूबर 30, 2025। याद रहेगी डेट, 30 अक्टूबर 2025, सर्दियां आने से लगभग सर्दियों के टाइम पर, ठीक है। 30 अक्टूबर 2025 को निपुण राजस्थान अभियान चलाया गया, और निपुण राजस्थान अभियान वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि मैंने आपको अभी निपुण भारत मिशन के बारे में समझाया था। क्लियर हो गई बात? अब एडोलेसेंट स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 21वीं शताब्दी के अनुसार उनकी लाइफ स्किल, लीडरशिप स्किल्स, सिटीजनशिप, फ्यूचर कैरियर स्किल्स और इन सब के लिए कौन सा अभियान चल रहा है? प्रबल अभियान। प्रखर अभियान किसके लिए? प्रखर राजस्थान रीडिंग स्किल्स के लिए। और अगर रीडिंग स्किल्स बच्चों में 5th क्लास तक के बच्चों में, और अगर इनसे ऊपर एडोलेसेंट स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनके लिए कौन सा है? प्रबल। प्रबल का मतलब है प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड build up adaptive life skills for students of classes 9 to 12th in government higher secondary school has been initiated। तो आपसे अगर पूछा जाए what do you mean by प्रखर राजस्थान 2.0, what is the target of प्रखर राजस्थान 2.0, what are the कौन सी क्लास को टारगेट कर रहा है प्रखर राजस्थान 2.0, तो आप बात करेंगे रीडिंग स्किल्स अमंग चिल्ड्रन कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रबल प्रोग्राम, तो प्रबल प्रोग्राम का फुल फॉर्म है program to recognize abilities and build up adaptive life skills। ठीक है, और ये क्लास 9 to 12th के लिए राजस्थान स्टेट में चल रहा है, ताकि जितने भी 9 to 12th के अंतर्गत जो एडोलेसेंट स्टूडेंट्स हैं, जो किशोर हैं, किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, वो 21वीं शताब्दी की जितनी भी लाइफ स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं और फ्यूचर कैरियर स्किल्स हैं, स्टेट लेवल इनिशिएटिव वहां पर अचीव कर सकें। तो ये जो बात हमने की ये किसके अंतर्गत की? ये प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, कंपोनेंट बी ऑफ समग्र एजुकेशन भी यहां सर हमने कंप्लीट किया। तो ए कंप्लीट हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अभी हमने बी कंप्लीट किया, प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अब हम कंपोनेंट सी की बात करते हैं। कंपोनेंट सी ऑफ समग्र एजुकेशन बात करता है एक्सेस एंड रिटेंशन, कि हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को एजुकेशन का एक्सेस मिल सके, वो उसको
एजुकेशन प्राप्त कर सके और रिटेंशन वहां पर हो सके। ऐसा नहीं है कि एक्सेस कर लिया और उसके बाद वो ड्रॉप आउट हो गया, उसके बाद वो स्कूल से बाहर हो गया, और रिटेन हो, वो पूरी स्कूलिंग कंप्लीट करके वहां से निकले। तो बात करते हैं कंपोनेंट सी ऑफ समग्र एजुकेशन, एक्सेस एंड रिटेंशन। ये आज का लास्ट कंपोनेंट है। यहाँ के बाद फिर सेकंड लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10th, उसमें हम बात करेंगे ये जो बाकी कंपोनेंट्स की है। तो सी कंपोनेंट आज का लास्ट बात करते हैं इस लेक्चर में, एक्सेस एंड रिटेंशन। तो एक्सेस एंड रिटेंशन की बात अगर करनी है तो एक्सेस तभी होगा जब नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत ज्यादा कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज, स्कूल्स तक पहुंचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा कर दो। तीसरी, अगर बहुत ही दूर है तो स्कूल्स में रेसिडेंशियल हॉस्टल्स वगैरह वो बढ़िया कर दो। रिटेंशन करना है तो क्वालिटी एजुकेशन कर दो, न्यूट्रिशन वगैरह बढ़िया कर दो। तो इन सब चीजों से एक्सेस एंड रिटेंशन जो है वो एजुकेशन में बढ़ेगा, और उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो यहाँ पर राजस्थान में चल रहे हैं। उन सारे इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव है स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स। ये यहाँ पर राजस्थान में शुरू किए गए हैं टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर्टिकुलरली इन एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज द स्टेट। राजस्थान स्टेट में ये पहले देखा गया कि कौन से एरियाज जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड है, वहां पर एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए एक स्कूल्स खोले गए, जिन स्कूल्स का नाम है स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स, जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है न्यू दिल्ली से। इट फोकसेस ऑन गिविंग maximum benefit of the deprived section of the society with special focus on girls education। पूरी पूरी बात की जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तत्वाधान में बात हो रही है, उसके उसके अलाइनमेंट में बात हो रही है, उसके पैरेलल चीजें चल रही हैं। इन दिस रिगार्ड एडमिशन फॉर गर्ल्स इज एनकरेज्ड विद अ मिनिमम ऑफ 55% ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फ्रॉम देम। मतलब अगर 100 सीट्स हैं किसी पर्टिकुलर क्लास में तो उसमें से 55 सीट्स जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है इन स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। ठीक है, और यहां पर जो करिकुलम चलेगा वो एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, बात हो गई। तो पहली चीज तो क्या हो गई, हम मॉडल स्कूल्स यहां पर खोल दिए, तो एक्सेस जो है वो बढ़ गया एजुकेशन का, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्कूल्स उतने ज्यादा बच्चे वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। अब वो रिटेन रहे, वो हमेशा वहां पर पढ़ते रहे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, रेसिडेंशियल स्कूल्स होने चाहिए। तो जितने भी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट हैं वहां पर स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स तो चल ही रहे हैं, उसके अलावा श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल्स भी काम कर रहे हैं। 41 रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, जिनमें से 10 जो है वो मेवात एरिया में है, 20 नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्ल्स हॉस्टल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, और फनेज कैटेगरीज में चाइल्ड रेसिडेंशियल स्कूल्स में ये काम कर रहे हैं। तो पहली चीज हमने क्या की एक्सेस एंड रिटेंशन में, स्वामी विवेकानंद स्कूल खोल दिए खूब सारे। दूसरी चीज क्या की, रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए ताकि बच्चे वहां पर रह भी सके। तीसरी चीज क्या की, अब ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, फॉर ऑल स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली दोज इन रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज, ट्रांसपोर्ट वाउचर फॉर क्लास 1 to 10th स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स ऑफ क्लास 9 to 10th इज गिवन टू गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज। ग्रामीण स्कूलों में जाकर, ग्रामीण इलाकों के स्कूल्स में जाकर वहां पर कक्षा 1 से 8वीं तक जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको क्या दे दिया, ट्रांसपोर्ट वाउचर दे दिया, कि भाई आपको एक वाउचर दे दिया गया है, इसके तहत आप बस वगैरह ऑटो वगैरह का जो भी किराया है वो उस वाउचर से हो जाएगा। और जो गर्ल्स हैं वो क्लास 9 to 10th को दे दिया। मतलब अगर कोई लड़की है तो वो कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक ट्रांसपोर्ट वाउचर ले सकती है, और अगर कोई लड़का है तो वो कक्षा पहली से 8वीं तक ट्रांसपोर्ट वाउचर ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की भी बात खत्म हो गई। और ये ट्रांसपोर्ट वाउचर कौन प्रोवाइड कराएगा, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट वाउचर्स टू एलिजिबल स्टूडेंट्स। द वाउचर आर इशूड फॉर द स्टूडेंट्स from class 1 to 5th who live 1 kilometer away from the primary school, and for a student 6 to 8th who live 2 kilometer away from the upper primary school। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को कुछ डायरेक्शंस दे दिए गए हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रोवाइड कराने के लिए। बेसिकली टारगेट हमारा क्या है कि स्कूल में एक्सेस और रिटेंशन जो है उसको बढ़ाना है। तो एक्सेस बढ़ाने के लिए पहला काम क्या किया, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स बना दिए। दूसरा काम क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल्स टोटल 41 चला दिए गए, जिसमें से 10 मेवात एरिया में है, और वो सारी चीजें हुई। डन। तीसरी चीज क्या हुई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर दे दिया, और ट्रांसपोर्ट वाउचर देने की जो अथॉरिटी है वो दी गई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को। और ये कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी गई कि कक्षा 1 से 5 तक तो उन बच्चों को दिया जाए जो 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, कक्षा 6 से 8 तक उन बच्चों को दिया जाए जो 2 किलोमीटर अवे रहते हैं। ठीक है, और कक्षा 9वीं 10वीं उनको जो 5 किलोमीटर अवे रहती हैं।
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये बात हो गई। आखिरी जो चीज है एक्सेस एंड रिटेंशन की अगर बात की जाए तो वो है राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब एक एक्ट लाया गया, जो कब लाया गया, 2009 में, जिसके तहत ये कहा गया कि 1 अप्रैल 2010 के बाद से हर स्कूल में, हर प्राइवेट स्कूल में एक रिजर्वेशन होगा 25% ऑफ स्टूडेंट्स का। मतलब अगर किसी स्कूल में 100 सीट है, किसी क्लास में मान लीजिए 100 सीट है, तो 25 सीट जो है वो रिजर्व्ड सीट रहेंगी वीकर सेक्शन के लिए और डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। और ये जो 25 सीट है ये कैसे पता चलेगा, ये वीकर सेक्शंस का कैसे पता चलेगा, डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स का कैसे पता चलेगा, कि इनकी जो इनकम एलिजिबिलिटी लिमिट है वो पहले 1 लाख रुपए थी, कि अगर कोई बच्चा है उसके फादर की जो ईयरली इनकम है वो मान लीजिए 1 लाख से कम है, तो वो यहाँ पर वीकर या डिसएडवांटेजेस ग्रुप में आता है। लेकिन अब उस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। बात समझ में आ गई। तो ये भी एक कदम, ये जो एक्ट सामने आपके है, द राइट टू चाइल्ड टू फ्री एंड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको हम आम भाषा में RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहते हैं, इसके तहत 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी वीकर और डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। तो क्या हो गया, एक्सेस बढ़ गया। जो बच्चे इनकम की वजह से या फिर फाइनेंस की वजह से एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वो अब उनको यहाँ पर 100% ये हो गया कि उनको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा प्राइवेट स्कूल्स में। ये रिजर्वेशन 25% रिजर्वेशन दे दिया गया है। कब से दिया गया है, 1 अप्रैल 2010 के बाद से। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सेस एंड रिटेंशन की बात भी कंप्लीट होती है। तो अभी तक मैं आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये 3 कंपोनेंट्स जो है वो पढ़ा चुका हूँ। समग्र एजुकेशन की बात हो रही है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, 10 कंपोनेंट्स की बात यहाँ पर हो रही है, जिसमें से डिटेल में हमने 3 कंपोनेंट्स जो है वो पढ़ लिए हैं। पहला अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दूसरा प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तीसरा एक्सेस एंड रिटेंशन। अगर आप इस पूरे लेक्चर का रिविजन करना चाहते हो तो PDF जो है वो राजस्थान अखाड़ा के टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, ना सिर्फ इस लेक्चर की, प्रत्येक लेक्चर की। और जब ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट होगा, तो मैं आपको एक PDF 50 से 100 पन्नों के बीच में एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें बहुत ही क्रिस्प रिवीजन जो है वो आपका हो जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आज का जो लेक्चर है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 10th लूंगा, उसमें राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, एक सेकेंड, हाँ, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का चैप्टर नंबर 3 जो है उसका वो है एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी। उसका पार्ट 2 में आपको कराऊंगा। लेक्चर नंबर 9 में पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट है। और लेक्चर नंबर 10 में चैप्टर नंबर 3 जो कि एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी है, उसका पार्ट 2 के साथ हम उसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो अब तक टोटल 9 लेक्चर्स हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। 3 चैप्टर्स के लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, यही सबसे ज़्यादा स्कीम्स थी। एग्रीकल्चर को हमने कंप्लीट किया, हेल्थ एंड वेलबींग को हमने कंप्लीट किया, और एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी है वो भी आधा से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 70% मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो छोटा ही होगा, ठीक है, उसमें बाकी 30% कंप्लीट कराएंगे। ये जो समग्र शिक्षा वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी हम लेक्चर नंबर 10 अपलोड होगा, तो वहां से आप एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी को कंप्लीट करेंगे। रिवीजन करते रहिए, MCQ प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर भी अपनी कमांड रखिए। ये तो हम करा ही रहे हैं अच्छे से समझा के। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मेहनत करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।